ये प्रॉपर्टीज परचेज करना और सेल करना, तो उससे हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, ठीक है। वो उसके लिए होगा बिजनेस इनकम। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या आएगा, ये आपका आएगा रेंटल इनकम, ठीक है ना। तो इस पर हम पढ़ते हैं, देखिए, रेंट फॉर द टैक्स ईयर इज चार्जेबल ऑन एक्रूअल बेसिस अंडर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो ये जो प्रॉपर्टी इनकम है ये एक्रूअल बेसिस पे टैक्सेबल है, जबकि आपने खुद देखा कि जो सैलरी इनकम थी वो रिसीट बेसिस पे थी। तो जरा एक काम करें कि आप इसको हाईलाइट करें एक्रूअल बेसिस को। अच्छा, एक्रूअल बेसिस का मतलब 12 मंथ्स नहीं होता। एक्रूअल का मतलब ये है कि जितने अरसे के लिए आपने प्रॉपर्टी रेंट पर दी है, मिसाल के तौर पर 1 महीने के लिए प्रॉपर्टी खाली थी, 11 महीने आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दी थी, तो एक्रूअल के मुताबिक कितने महीनों की सैलरी टैक्स अपना रेंट टैक्सेबल होगा, 11 महीनों का। अच्छा, अभी हो सकता है कि अभी 2 महीने का रेंट टेनेंट ने पे ना किया हो, तो एक्रूअल बेसिस पर कितने महीने आप लेंगे, 11 मंथ्स, और अगर कुछ ना बताया जाए तो फिर 12 महीने की फिगर ले लेंगे। ओके, अच्छा, अब इसमें डेफिनेशन है रेंट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, रेंट की डेफिनेशन के दो हिस्से हैं, तो मैं जरा अलग अलग करके डिस्कस करूंगा। देखिए, रेंट मींस अ कंसिडरेशन ड्यू टू द ओनर ऑफ एन लैंड और बिल्डिंग फॉर द यूजर ऑक्यूपेशन। यहाँ पर रुक जाइए। तो बात के साहब, रेंट उन्होंने कहा कि अगर आप कोई बिल्डिंग या कोई ओपन प्लॉट कि आप ओनर हैं और उसका आप रेंट रिसीव करें, ठीक है, कंसिडरेशन ड्यू का मतलब एक्रूअल बेसिस पर रेंट ड्यू हो जाए, तो वो आपके लिए रेंटल इनकम प्रॉपर्टी इनकम आएगा। तो इससे ये पता चला कि यहाँ पर जब हम कहते हैं प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी कौन सी है, वो है ओपन प्लॉट या फिर बिल्डिंग। अच्छा, ये बिल्डिंग, ओके, देखिए, ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग किसी भी तरीके से हो सकती है, चाहे ये ऑफिस बिल्डिंग हो फैक्ट्री बिल्डिंग हो, आपका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, इवन आपका जो घर है जिसमें आप रहते हैं उसका एक पोर्शन आप रेंट पे दे दें, ठीक है ना। ओके, जरूरी के पूरी बिल्डिंग आप रेंट पे दें। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे खुद रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर आपने किराए पे दे दिया, तो भी वो रेंट की डेफिनेशन में आएगा। तो इससे क्या पता चला कि अगर आपके पास कोई मशीनरी है, वो आपने रेंट पे दिया, तो वो फिर प्रॉपर्टी इनकम में तो नहीं आएगा। कहाँ आएगा वो भी हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ क्या लिखा है, रेंट मीन्स अ कंसिडरेशन ड्यू टू द ओनर ऑफ एनी लैंड और बिल्डिंग फॉर द यूजर ऑक्यूपेशन। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने आपको एक प्रॉपर्टी दे दी, ओके, आपने उसको ऑक्यूपाई कर लिया एज टेनेंट, तो रेंट ड्यू हो गया। आप भले उसको यूज ना करें कुछ अर्से के लिए, ओके, कुछ अर्से के लिए आपने भी वो प्रॉपर्टी बंद किया, आप कहीं बाहर चले गए घूमने फिरने के लिए, ठीक है, वापसी में पता चला कि फ्लाइट बंद हो गई, ठीक है, तो आप जितना से बाहर आएंगे तो आपका मसला है, ठीक है, रेंट ड्यू होगा उसका, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आगे का जो पोर्शन है फोरफिटेड डिपॉजिट, उसको बाद में करते हैं। इससे पहले जरा एक डिस्कशन में ऐसा करूंगा कि जो बुक में लिखा हुआ नहीं है, लॉ में भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एप्लीकेबल है। इसकी बात यह है कि जिस तरीके से सैलरी के लिए जरूरी था कि एक एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट हो, जरूरी नहीं कि राइटिंग में हो, वर्बल भी हो सकता है। तो अगर एम्प्लॉयमेंट में आप नहीं आ रहे हैं तो फिर आपकी वो सैलरी इनकम नहीं होगी। जैसे हमने जिक्र किया था आपसे कि अगर कोई कंपनी के सेल्स मैनेजर है, वो कंपनी की प्रोडक्शन आगे जाके सेल कर रहा है, तो उसको जो कमीशन मिलेगा वो उसकी सैलरी इनकम का पार्ट होगा। लेकिन यही काम अगर कोई इंडिपेंडेंट पर्सन करे, तो फिर उसकी सैलरी इनकम नहीं होगी, वो उसके लिए बिजनेस इनकम होगी। तो बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर ये जरूरी है कि एक रेंट एग्रीमेंट हो, ठीक है ना। अच्छा, आपको पता है कि एग्रीमेंट राइटिंग में होना जरूरी नहीं है, वर्बल भी हो सकता है। तो फिर आप ये कह सकते हैं जब वर्बल भी है राइटिंग में तो होगा ना रेंट एग्रीमेंट। तो बात के साथ कुछ ऐसे केसेस हैं कि जिसमें बिल्डिंग भी है, हम आपसे रेंट भी ले रहे हैं, लेकिन रेंट एग्रीमेंट नहीं होगा, यानी आप हमारे टेनेंट नहीं होंगे। मैं आपको मिसाल देता हूँ, सुना जरा। अगर आपने कोई बिल्डिंग किराए पे दे दी तो रेंट एग्रीमेंट तो हुआ ना, चाहे वर्बल हो या राइटिंग में हो। लेकिन अगर आप किसी होटल में
एक रूम रेंट पर ले लें तो जो कमर्शियल सेंस के मुताबिक क्या यहाँ पे कोई रेंट एग्रीमेंट होगा? नहीं। क्या आप उसके टेनेंट होंगे? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना? तो यही वजह है कि जो होटल रन कर रहे हैं उनकी इनकम बिजनेस इनकम होती है। हालांकि बिल्डिंग भी है, रेंट भी है। अब आप कह सकते हैं यहाँ तो रेंट पर डे होता है, तो डेफिनेशन में थोड़ी लिखा है कि मंथली रेंट हो या पर डे हो या पर वीक हो, जो भी रेंट है वो टैक्सेबल है प्रॉपर्टी इनकम में। लेकिन क्योंकि होटल वाले केस में रेंट एग्रीमेंट नहीं है, कोई टेनेंसी एग्रीमेंट नहीं है, इसलिए होटल की जो इनकम है वो किस में आएगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगी। ऑप्शन है और सी। उसी होटल में नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जो शॉप्स हैं वो उसने रेंट पे दी हुई है, क्या उसमें टेनेंसी एग्रीमेंट होगा? यस। तो अब वो जो शॉप्स पे जो रेंट है वो आएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, और जो रूम वगैरह का रेंट है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग तो एक ही है, लेकिन एक पोर्शन में रेंट एग्रीमेंट है, टेनेंसी एग्रीमेंट है, दूसरे पोर्शन में नहीं है। अच्छा, यही अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मैरिज हॉल, ठीक है ना? अच्छा, जब कभी आपकी शादी होगी इंशाल्लाह, तो आप मैरिज हॉल रेंट पर लेंगे। आजकल तो खैर घरों में शादियां हो रही हैं, लेकिन सुने, अगर मैरिज हॉल में आप शादी कर रहे हैं तो मैरिज हॉल में जाके आपने रेंट पे ले लिया, अच्छा बिल्डिंग है, वो आपसे बकायदा कह रहा है कि मैं इतना रेंट लूंगा आपसे, लेकिन मुझे बताइएगा क्या वहां पर टेनेंसी एग्रीमेंट है? क्या आप उसके टेनेंट हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है? तो इस सूरत में जो मैरिज हॉल ओनर हैं वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस में। ठीक है? ओके। अच्छा नाम, तो ये कंसेप्ट मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, सुनाई। अब बात के साथ, अगर किसी का बिजनेस है प्रॉपर्टीज को परचेज करना और सेल करना, तो वो उसके लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस है। यहाँ पर क्या आता है? रेंट। और रेंट टैक्सेबल है किस बेसिस पर? एक्रूअल बेसिस पर। फिर हमने अभी तक सिर्फ डिस्कस किया है कि रेंट मींस अ कंसिडरेशन ड्यू टू द ओनर ऑफ एनी लैंड और बिल्डिंग फॉर द यूजर ऑक्यूपेशन। बस, आगे का डिस्कशन भी नहीं किया है। तो सुना जरा, यहाँ इससे पता चला कि यहाँ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? बिल्डिंग है या फिर ओपन प्लॉट है। अगर कोई और आपके पास प्रॉपर्टी है, कोई कार है, फर्नीचर है, जैसे कुछ लोग डेकोरेशन रेंट पर देते हैं, तो वो तो उनकी बिजनेस इनकम हो गई। ठीक है? अच्छा, इसका हमने यहाँ डिस्कशन क्या किया था कि रेंट का मतलब क्या है कि एक टेनेंसी एग्रीमेंट होना चाहिए। तो आम तौर पे तो टेनेंसी एग्रीमेंट होता ही है, लेकिन अगर हमने जो मिसाल ली आपको कौन सी? होटल की। होटल में जाके आप रूम रेंट पर लेंगे तो उसमें टेनेंसी एग्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है ना? लेकिन उसी होटल में जो ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स होती हैं, खासतौर बाहर की तरफ, उसमें क्या टेनेंसी एग्रीमेंट होता है? बिल्कुल होता है। अच्छा, मैं आपको और एग्जांपल फिर रिपीट करूंगा उसकी, मैरिज हॉल की। सुन जरा, अगर मेरा कोई मैरिज हॉल है, ठीक है ना? अच्छा, और अगर मैं उसे रन कर रहा हूँ, पार्टीज को रेंट पे दे रहा हूँ, तो मेरी इनकम किस में जाएगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगी, क्योंकि मेरा आपके साथ कोई टेनेंसी एग्रीमेंट नहीं है। लेकिन चलिए इसी का मैं जरा चेंज करता हूँ, वो सोचने का। मेरा एक मैरिज हॉल है, मैंने वो आपको रेंट पर दे दिया और आप उसको रन कर रहे हैं। अच्छा, इस सूरत में क्या मेरे और आपके बीच में टेनेंसी एग्रीमेंट है? यस। ठीक है ना? तो अब मेरी जो रेंट, मेरी जो इनकम है वो टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, और आप जो उसको रन करें आपकी वो बिजनेस इनकम होगी। ठीक है? ओके, बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब उसके बाद ये एक पैराग्राफ है, एंड इंक्लूड्स, पढ़ें इसको जरा। एंड इंक्लूड्स यानी forfeited deposit under a contract for the sale of land or building। अच्छा, ये एक ऐसी चीज है जिसको उन्होंने स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी इनकम में शामिल किया है, रेंट की डेफिनेशन में शामिल किया है, लेकिन ये किसी भी तरीके से रेंट नहीं है, ये रेंट है ही नहीं। तो फिर क्या है इसका? मैं आपको जरा बताता हूँ बैकग्राउंड। ठीक है? देखिए, एक ये किसी ने क्वेश्चन किया, बिल्कुल सही है, रेलेवेंट है। देखिए, अगर कोई कंपनी है, कोई एओपी इंडिविजुअल, कोई भी ओनर है, अच्छा उसका बिजनेस ही यही है कि प्रॉपर्टीज रेंट पर देना, तो वो फिर किस में टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस में, फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में।
अच्छा, ये क्वेश्चन चूंकि अच्छा है तो मैं आप सबको इसका जरा बैकग्राउंड बता दूं, सुना जरा। लॉ में एक चीज क्लियर है कि अगर आपका एक ओपिनियन है, ठीक है ना, लेकिन लॉ में अगर उसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन हो तो फिर आप अपना ओपिनियन अपने पास रखें, ठीक है ना। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, कुछ लोगों का फुल टाइम बिजनेस होता है शेयर्स परचेज करना और सेल करना, उनका फुल टाइम बिजनेस है, ब्रोकरेज हाउस है। लेकिन लॉ ने स्पेसिफाई कर दिया कि शेयर्स है कैपिटल एसेट, और उसको जब आप डिस्पोज ऑफ करेंगे तो उसकी जो गेन होगा वो कैपिटल गेन होगा। आपका बिजनेस है लेकिन टैक्स पर्पज के लिए वो क्या हो गया, कैपिटल गेन। हाँ, अगर लॉ ने कुछ स्पेसिफाई ना किया हो और फिर आपका ओपिनियन है बिजनेस, तो फिर वो बिजनेस इनकम में जाएगा। अच्छा, यही कंसर्न यहाँ पर अप्लाई करें। जब उन्होंने बात कह दी कि आपके पास कोई ओपन प्लॉट है, कोई बिल्डिंग है, आपने रेंट पे दिया है, तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। तो अब अगर आपका ख्याल एक के साथ बिजनेस है तो हुआ करें, आप अपना ख्याल अपने पास रखेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ और सोचने का। अह, अगर आप क्लिफ्टन, कराची में आप हैं, तो आपने देखा होगा डॉलमेंट मॉल क्लिफ्टन में है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। आप कभी अंदर गए हो तो बहुत अच्छा सेटअप है उसका, ठीक है। अच्छा, वो एक कंपनी है डॉलमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये उसकी प्रॉपर्टी है। अच्छा, उन्होंने मुख्तलिफ पोर्शन या जो फ्लोर हैं वो बेचे नहीं है, रेंट पर दिए हैं। अच्छा, अब आपका क्या हाल है, उस बिल्डिंग का कितना रेंट होगा, करोड़ों रुपए महीने का रेंट है, ठीक है। अच्छा, उनके हिसाब से उनकी बिजनेस इनकम है, उन्होंने उसका पूरा ऑफिस बनाया हुआ है जो रेंट की कलेक्शन और अकाउंटिंग सब कर रहा होता है, ओके। तो अकाउंटिंग के हिसाब से वो उसको बिजनेस इनकम ट्रीट करें करते रहें, लेकिन टैक्स पर्पज के लिए क्या होगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी इनकम के सारे कंसेप्ट वहां पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए डिपेंड करता है। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन के साथ ब्रोकरेज हाउस की इनकम तो कमीशन बेस होगी, ठीक है ना। तो बाकी के साथ ब्रोकरेज हाउस दो तरह के काम करते हैं, कमीशन की बेस पर भी काम करते हैं और अपने लिए सेल एंड परचेज भी करते हैं, ठीक है। तो कमीशन इनकम में तो बिजनेस इनकम में जाएगा, और अगर उन्होंने शेयर्स परचेज करके खुद सेल किए हैं तो फिर वो कैपिटल गेन में जाएगा, ठीक है। अच्छा ना, अब उसके बाद ये जब बात करते हैं नहीं फॉरफिट डिपॉजिट, अच्छा इसका एक बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड सुने फिर पढ़ेंगे बाद में इसको, ठीक है। देखिए बात ये है कि मेरे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है। अच्छा, मुझे उसको रेंट पर नहीं देना है, मुझे वो सेल करना है। अच्छा, हम आमतौर पे क्या करते हैं कि जनाब किसी ब्रोकर को बोल दिया, अखबार में ऐड दे दिया, अब आप मेरे पास आए और हमारी आपकी डीलिंग तय हो गई। अच्छा, प्राइस की मिसाल के तौर पर 50 लाख रुपए, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अभी हम एक इनिशियल एग्रीमेंट कर रहे हैं और आप मुझे अभी टोकन मनी दे दें। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर आपने 5 लाख रुपए टोकन मनी दे दी मुझे, ओके। अच्छा, फिर आप पेपर वेरिफिकेशन कर लें, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लें। अच्छा, और फिर यूँ समझें कि हमारे पास 1 महीने का टाइम तय हुआ कि 1 महीने के बाद आप मुझे बाकी 45 लाख दे देंगे और मैं प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा। ये होता है ना, पहले टोकन मनी मिलती है जिसको हम डिपॉजिट कह सकते हैं, टोकन मनी कह सकते हैं। अच्छा, उसको हम बयाना कहते हैं आमतौर पर। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का वक्त आया तो जो परचेजर है आप आप बैकआउट कर गए, ठीक है। अच्छा, अब हमारे यहाँ कमर्शियल मार्केट में क्या होता है कि अगर को किसी ने टोकन मनी दी, बयाना दिया, डिपॉजिट दिया और वो बैकआउट कर जाएगा तो हम उसका बयाना जब्त कर लेंगे, फोरफिट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ उसका जिक्र हो रहा है कि अगर हमने इस सेल एग्रीमेंट के तहत आपकी कोई टोकन अमाउंट, ठीक है ना, ओके, डिपॉजिट फोरफिट कर लिया है तो वो हमारे लिए रेंट का पार्ट बनेगा। यानी कि आप खुद देख रहे हैं कि आप मेरे टेनेंट नहीं थे, कोई टेनेंसी एग्रीमेंट नहीं था, लेकिन जब लॉ में इसी बात को शामिल कर दिया जाए तो फिर बाकी सारे जनरल कंसेप्ट खत्म हो जाते हैं। जहां स्पेसिफिक प्रोविजन आ जाए वहां सारे जनरल प्रोविजन खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको एक चीज और आपको बताऊंगा, सुने जरा। कमर्शियल मार्केट में कंसेप्ट क्या होता है कि अगर परचेजर बैकआउट कर रहा है तो जो सेलर है वो डिपॉजिट फोरफिट कर लेगा
और अगर सेलर बैकआउट करे तो क्या होता है बताइए? अगर सेलर बैकआउट कर रहा है तो क्या होगा? तो परचेजर को डबल अमाउंट मिलेगी। तो सेलर क्या करेगा? अगर मैं बैकआउट कर रहा हूं तो मैं आपके 5 लाख भी वापस करूंगा और मैं फिर आपको 5 लाख रुपए ऊपर से भी दूंगा। अब जरा गौर से सुनिएगा, देखिए, सेलर बैकआउट करें, परचेजर को 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल जाए, या परचेजर बैकआउट करे और सेलर वो 5 लाख रुपए जब्त कर ले, ये दोनों जो है वो इनकम नहीं है, दोनों कैपिटल रिसीट है, उसका इनकम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपकी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। लेकिन क्या किया कि उन्होंने परचेजर बैकआउट करे और सेलर फोरफिट कर ले, उसको उन्होंने खास तौर पर ऋण की डेफिनेशन में शामिल कर दिया, इसलिए टैक्सेबल है। लेकिन जो सेलर बैकआउट करता है और परचेजर को एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है, उसका कोई जिक्र नहीं है। इट मीन्स कि वो पहले भी कैपिटल शीट थी, अभी भी कैपिटल शीट है। ये जो परचेजर बैकआउट कर रहा है और सेलर को वो डिपॉजिट फोरफिट कर रहा है, ये पहले कैपिटल शीट हुआ करती थी, लेकिन चूंकि यहाँ पर उन्होंने रेंट में शामिल कर दिया तो वो टैक्सेबल है। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई। तो इस सेल एग्रीमेंट में दो तरह की चीजें होती है, मैं रिपीट करता हूँ। एक तरीके से आप परचेजर बैकआउट करें और सेलर को कुछ एक्स्ट्रा मतलब वो डिपॉजिट फोरफिट कर ले, और एक होता है कि सेलर बैकआउट करें और परचेजर को एक्स्ट्रा अमाउंट मिले। तो दोनों सूरतों में जनरल कंसेप्ट तो ये है कि वो कैपिटल शीट है, वो टैक्सेबल नहीं है, वो किसी की भी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। लेकिन क्या किया उन्होंने? परचेजर का बैकआउट करना और सेलर को का डिपॉजिट फोरफिट कर लेना, उसको उन्होंने रेंट की डेफिनेशन में शामिल किया है। खत्म होगी बात। ठीक है, अच्छा ना, अब मैं जरा इसमें दो चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, एक तो मैं जरा सेट करके मैं केस बना लेता हूं आपको एक बार समझाने के लिए। सुनिए, देखिए केस ये है कि हमारे यहाँ मार्केट में एक चीज होती है जो कि गलत होती है। ठीक है ना, वो क्या है? सुनिए जरा, मैंने कैसे बनाया कि हमारी प्राइस क्या तय हुई थी? 50 लाख रुपए। ठीक है, हमने आपसे डिपॉजिट कितना लिया? 5 लाख रुपए। अच्छा, एक महीने के बाद अगर मुझे 70 लाख रुपए की पार्टी मिल गई, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मैं एग्रीमेंट कैंसिल कर दूंगा, आपको 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगा, इसलिए कि मुझे तो 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर मैंने ये पहला एग्रीमेंट कैंसिल करके दूसरी पार्टी से एग्रीमेंट कर लिया, तो बताइए ये चीज क्या सही है या गलत है? एक एग्रीमेंट मैंने तोड़ दिया और दूसरे से मैंने एग्रीमेंट कर लिया क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा था। ठीक है, अच्छा ना, तो किसी ने कहना रॉन्ग रॉन्ग अनएथिकल, ठीक है सही है। अच्छा सुने, अब मेरी बात सुनिएगा, ये जो मैंने किया है ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। कैसे? देखिए, अगर मैंने जब आपसे इनिशियल एग्रीमेंट किया, टोकन मैंने लिया, तो उस वक्त अगर मैंने आपसे कह दिया था कि जी मुझे अगर कोई ज्यादा की पार्टी मिली, ये मैं एग्रीमेंट ब्रेक करके आपका पैसा आपको वापस दे दूंगा, एक्स्ट्रा भी दे दूंगा, तो फिर ये एग्रीमेंट तोड़ देना सही है। मैंने आपसे कहा था, ओके, एग्रीमेंट ये था हमारा। लेकिन आ, हुआ क्या था कि जब मैंने आपसे इनिशियल डिपॉजिट लिया था तो मैंने आपसे क्या कहा था? आप तो मेरे भाई हैं, मेरी जुबान काफी है, आपके कहने पर मैं साइन कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो जब ये और ये समझने की प्रॉपर्टीज आपकी हो गई, फिर फॉर्मेलिटी पूरी करना बाकी, ये कहा था ना, ओके, तो समझने क्या हुआ कि अब अगर मैंने इस तरह की कोई बात की थी तो अब मेरे एग्रीमेंट तोड़ना गलत है। अच्छा, हमारे यहाँ कॉमन, बहुत कॉमन है कि यार मुझे फायदा हो रहा है तो मैं एग्रीमेंट क्यों नहीं तोड़ूं, मैं अपना नुकसान क्यों करूं? तो बात देखिए, जुबान पूरी करने का तो मतलब होता ही उस वक्त है कि जब मुझे नुकसान हो और मैं फिर भी जुबान पूरी करूं। एक चीज सुन लीजिएगा, अगर मैं वो 70 लाख की प्रॉपर्टी मैंने बेच दी दूसरे बंदे को, तो मुझे ज्यादा पैसा मिला ना, लेकिन उसमें अल्लाह ताला की तरफ से बरकत उठा ली जाएगी। अगर हम प्रॉमिस तोड़ करके और फिर कोई काम करेंगे तो फिर उसमें हमें बरकत नहीं होगी। ठीक है, ओके, अच्छा नाम, और अगर कम पैसा उसमें बरकत है तो ज्यादा बेहतर है, बहर एक तो ये चीज हो गई। अच्छा, दूसरी चीज ये कि चलें इसको आप एक काम क्यों नहीं करते, इसको एक मतलब पढ़ तो लें, इस पैराग्राफ को एक मतलब
क्योंकि रेंट की डेफिनेशन आपके पास कई दफा आ चुकी है। ठीक है, अच्छा ना, तो देखिए अब तक के डिस्कशन में रेंट की डेफिनेशन में इसको हम कहते हैं बेसिकली चार्जेबल रेंट, ठीक है ना। दो चीजें आ गई, एक आ गया रेंट और एक आ गया फोर्स फ्री डिपॉजिट। अच्छा दूसरा ये था पढ़िएगा, एक्चुअल रेंट ऑफ फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर इज टैक्सेबल। अच्छा होता है क्या है कि एक मार्केट में हिसाब से एक होता है फेयर मार्केट रेंट। अब वो कैसे एस्टिमेट किया जाएगा वो प्रैक्टिकल लाइफ का मसला है। अच्छा एग्जाम में हम सिंपल सा केस देख लेते हैं। देखिए मेरे पास एक बिल्डिंग है, उसका फेयर मार्केट रेंट है जिसको हम कहते हैं एनुअल लेटिंग वैल्यू ALV। ओके, वो है 6 मिलियन। अच्छा मैं अगर आपको चार्ज कर रहा हूँ 6.6 मिलियन, तो टैक्सेबल कितना होगा? 6.6 होगा। और अगर मैं आपसे चार्ज कर रहा हूँ 5.4 मिलियन, तो टैक्सेबल कितना होगा? 6 मिलियन। ओके, अच्छा दूसरा, ये जो एनुअल रेटिंग वैल्यू है ना, फेयर मार्केट वैल्यू, इसके लिए एक बहुत ही कॉमन टर्म इस्तेमाल की जाती है ALV। अब ये एब्रिविएशन प्रैक्टिकल लाइफ में इतनी कॉमन है, एक पुराने एग्जाम क्वेश्चन में कहा ALV ऑफ द बिल्डिंग। अब बच्चे परेशानी ALV क्या चीज होती है, ठीक है, तो बहरहाल। अच्छा अब ये देखिए, ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, जरा पढ़ लें, आसान है। ठीक है, देखिए कैसी है, कि यही चीज सालिम में भी थी ना, कि सालिम आपको कैश तो मिलेगा, लेकिन अगर आपका कुछ पर्सनल एक्सपेंस है कंपनी ने पे कर दिया, वो भी सैलरी का पार्ट है। अच्छा बिल्कुल, यहाँ पर एक चीज सुनिएगा, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी रेंट पे दी, उसका रेंट है 1 लाख रुपीज पर मंथ, ठीक है, ओके। अच्छा अब इसमें कुछ एक्सपेंसेस तो आपको पे करने हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बिल है आप यूज करें, आप पे करेंगे, गैस बिल वगैरह, टेलीफोन बिल। लेकिन जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो पे करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ओनर की। अच्छा अगर हम एग्रीमेंट कर लें तो साहब वो भी आप ही पे करेंगे, तो बेसिकली वो भी रेंट का पार्ट बन जाएगा। तो 12 लाख रुपए तो आपने रेंट पे किया, और लेट से 50,000 रुपए आपने प्रॉपर्टी टैक्स पे कर दिया, तो इस सूरत में मेरा रेंट कितना हो गया? 12,50,000 रुपए। तो कोई ऐसा देखिए, अच्छा सिक्योरिटी डिपॉजिट का आगे जिक्र आएगा, किसी ने क्वेश्चन किया है सिक्योरिटी डिपॉजिट उसका आगे जिक्र आएगा, अभी उसको छोड़ देंगे, ठीक है। देखिए कैसी बना कि अगर, अच्छा चार्जेबल रेंट और एक्चुअल रेंट में क्या डिफरेंस है, सुने जरा। एक्चुअल रेंट तो जो है वो बिल्डिंग का रेंट है ना, ओके। अब चार्जेबल रेंट में 4 फीट डिपॉजिट भी आएगा, आगे भी दो चीजें आएंगी। तो चार्जेबल रेंट असल में चार चीजों का कंपोनेंट होता है, चार चीजों का टोटल होता है, ठीक है। देखिए अब ये जो पैराग्राफ आपके सामने है, इसमें जरा कंसेप्ट सुनिएगा। देखिए आप मेरे टेनेंट हैं, ठीक है। अच्छा अगर आपने रेंट तो पे किया 1 लाख रुपए महीना, प्रॉपर्टी टैक्स आपने पे कर दिया 50,000 रुपए का, तो रेंट कितना गया? 12,50,000 रुपए। लेकिन आप सुने गौर से, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने आपसे कहा कि आपके पास प्रॉपर्टी टैक्स का बिल आया ना, उस बिल्डिंग में आप रहते हैं, तो हमने आपसे कहा कि यार एक काम करो, उसकी पेमेंट कर दो और रेंट में से एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। तो इस सूरत में बेसिकली आपने नहीं पे किया है, हमने पे किया है। उस केस में हम ये नहीं कहेंगे कि टेनर ने पे किया है, पे टेनर ने किया है, रेंट में से एडजस्ट कर लिया, तो इस सूरत में फिर वो चार्जेबल रेंट का पार्ट नहीं बनेगा। बात सुना जी, अगर आपने मेरा मैं ओनर हूं, आप टेनेंट हैं, आपने प्रॉपर्टी टैक्स पे कर दिया और आगे उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ, तो फिर हम कहेंगे कि रेंट में शामिल कर देंगे उसको, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने पे किया और हमारे रेंट में से एडजस्ट कर लिया, तो वो तो हमने पे किया बेसिकली, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद अब एक और छोटा सा कंसेप्ट सुनिएगा, फेयर मार्केट रेंट एनुअल रेटिंग वैल्यू। अच्छा एनुअल रेटिंग वैल्यू अगर दी जाए, ठीक है ना, एनुअल फेयर मार्केट रेंट दिया जाए, तो 12 महीने का है।
अच्छा, हो सकता है कि प्रॉपर्टी 2 महीने के लिए खाली हो, तो एक्चुअल रेंट तो 10 महीने का है, तो 10 महीने के एक्चुअल रेंट को क्या 12 महीने की फेयर मार्केट रेट से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, तो क्या करेंगे? पढ़ लें जरा इसको आप। ठीक है ना, तो बात क्या हुई कि आ, अगर एक्चुअल रेंट है 10 महीने का, एएलबी गिवन है 12 महीने की है, तो एएलबी को 12 से डिवाइड करो, 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 10 महीने की जो फेयर मार्केट रेंट होगा उसको जरा आप एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे, आज फिर विच एवर इज हायर। ओके, अच्छा ना, उसके बाद अब ये एक और कंसेप्ट है, देखिए, actual rent or ALV, whichever is higher, is not applicable on self hiring। अच्छा, कि अब सेल्फ हायरिंग एक ऐसा कंसेप्ट है कि जो थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। अच्छा, ये जो कंसेप्ट है सेल्फ हायरिंग का, ये लॉ में गिवन है, लेकिन 2006 तक ये एप्लीकेबल था। 2006 में कुछ ऐसी चेंजेस आई कि ये एप्लीकेबल रहा नहीं, मतलब प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं रहा, लेकिन लॉ में मौजूद था। तो हर वो चीज जो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल ना हो, आई कैप या आईसीएमई के एग्जाम में आ जाती है। आई कैप के एग्जाम में आ चुका है ये, ठीक है ना। अच्छा, ये सेल्फ हायरिंग क्या होती है, और आपको पता है कि आई कैप के क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ आईसीएमई वाले उसको लेकर के और एग्जाम में शामिल कर लिया करते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि सेल्फ हायरिंग होती क्या है। अच्छा, थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट है, तो जरा गौर से सुनिएगा। देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी किसी और को रेंट पर दे दें, ठीक है ना, रेंट वो पे करें और रहें आप अपनी प्रॉपर्टी में खुद ही रहें, किसी और को रेंट पे दे दें और रेंट भी रिसीव करते रहें, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो सुने जरा, ऐसा हुआ करता था 2006 तक। अच्छा, कैसे होता था, बहुत सोचने का। होता यह था कि आपको पता है कि हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है ना, अब तो पूरा टैक्सेबल है ना। अच्छा, 2006 तक ये था पहले कि हाउस एंड अलाउंस 45% एग्जाम हुआ करता था, ठीक है। अच्छा ना, चलें उसको खत्म करें। एक और केस था, अब अगर कोई कंपनी, आप उसके एम्प्लॉई हैं, कंपनी आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करे रेंट पे लेकर के, तो अब टैक्सेबल कितना होता है? 45% ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है ना, 45% ऑफ बेसिक सैलरी, ये मिनिमम फिगर टैक्सेबल है। अच्छा, हमारे आमतौर पर जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, अच्छा, उनकी सैलरी है जनाब 10 लाख रुपए महीना, मल्टीनेशनल के डायरेक्टर हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव हैं, उनकी सैलरी कितनी है? 10 लाख रुपए महीना, तो 45% कितना हो गया? 4.5 लाख रुपए। आपका क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस का, पहले मैं सेल्फ हायरिंग का बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर लूं, फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात बाद में करेंगे, ठीक है। देखिए, ओके, तो हम बात ही करते कि नॉर्मल केस में क्या होता है कि कंपनी ने आपको अकोमोडेशन दी, तो 45% बेसिक सैलरी टैक्सेबल हो जाता था। अच्छा, यार इस केस में कितना है? 4.5 लाख रुपए, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या, इतना तो रेंट भी नहीं होता, रेंट तो कम होता है आमतौर पर, ओके। तो अब ऐसे में 2006 तक होता ये था कि अगर कंपनी आपको अकोमोडेशन दे, तो उसमें टैक्सेबल वैल्यू 45% बेसिक सैलरी नहीं थी, वो बहुत कम थी। तो 2006 तक पता क्या होता था, अगर कंपनी ने लेट से आपको 500 स्क्वायर यार्ड का घर किराए पे लेके दे दिया, किराया कौन पे करे? कंपनी पे कर रही है, तो पता है टैक्सेबल अमाउंट पूरे साल की कितनी होती थी? 106,000। वहां 2006 तक 45% का कंसेप्ट नहीं था, 45% बेसिक सैलरी। कंसेप्ट क्या था कि आप देखें जो आपको कंपनी की तरफ से अकोमोडेशन मिल रही है, उसका एरिया कितना है।
अगर वो 240 गज का घर है तो 40,000 रुपए से शामिल कर देंगे। 300 गज का घर है, 500 गज का घर है तो सिर्फ 1,06,000 रुपए शामिल कर देंगे। अच्छा, पूरे साल के लिए। हाँ, तो ये फिगर बहुत कम होती थी। अच्छा, अब मसला सुनिएगा जरा। कोई एग्जीक्यूटिव आप हैं, आपका अपना घर है, तो आप कंपनी से अकोमोडेशन क्यों लेंगे? सीधी सी बात है ना। आप लेंगे हाउस एंड अलाउंस, तो वो तो फुल टैक्सेबल है। ओके, तो अब पता क्या होता है, लोग ये किया करते थे कि अपना घर, चल मैं केस लेता हूँ, आप है मिस्टर ए, आपकी वाइफ मिसेज ए, आपका घर बेगम का नाम पर है। अच्छा, बेगम ने क्या किया, आपकी बेगम ने, कि अपना घर कंपनी को किराए पे दे दिया। कंपनी ने वही घर मिस्टर ए को अकोमोडेशन के तौर पे दे दिया। ये हो गया सेल्फ हायरिंग। अच्छा, नॉर्मल सिचुएशन में मिस्टर ए एंड मिसेज ए एक ही घर में रहेंगे, ठीक है ना। ओके, ये क्या हो गई, सेल्फ हायरिंग। अच्छा, अब इसका पता क्या होता था, सेल्फ हायरिंग का मतलब क्या हुआ कि दो अलग ट्रांजैक्शन हैं। एक तो मिसेज ए ने किराए पे घर दिया, ठीक, किसको, कंपनी को, और कंपनी ने वही अकोमोडेशन आपको दे दी अकोमोडेशन के तौर पर। अब आप देखें, अगर 500 गज का घर है तो मिस्टर ए के लिए टैक्सेबल कितना हुआ, सिर्फ और सिर्फ 106,000। मिस्टर ए के लिए कितना हो गया, 10, मैं इसको रिपीट करूंगा, पहले मुकम्मल कर लूँ। देखिए 106,000। और मिसेज ए के लिए मिसेज ए की अपनी कोई इनकम नहीं है, तो उनके हाथ में प्रॉपर्टी इनकम कम अमाउंट पे टैक्सेबल हो गई, तो उससे लोगों को बेनिफिट होता था। अब ये बेनिफिट इसलिए खत्म हो चुका है क्योंकि अब तो मिस्टर ए के लिए सीधा सीधा 45% बेसिक सैलरी टैक्सेबल है। तो मैं इसको रिपीट करता हूँ, सुने। ये मैं 2006 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, मिस्टर ए जॉब करते हैं किसमें, कंपनी में। ओके, अगर कंपनी अकोमोडेशन दे 500 का घर, तो पूरे साल के लिए टैक्सेबल कितना होगा, 106,000। ओके, जबकि अगर मिस्टर ए अलाउंस लें तो पूरा टैक्सेबल होता है। ओके, तो इस सूरत में लोग क्या पता क्या करते थे कि मिसेस ए के नाम पर घर है, मिसेस ए ने ये घर किराए पे दिया किसको, कंपनी को, कंपनी ने यही घर मिस्टर ए को दे दिया अकोमोडेशन के तौर पर, तो ये मिसेस ए के लिए क्या हुआ, सेल्फ हायरिंग होगी ना, ठीक है। ओके, अच्छा, इस केस में मिस्टर ए के लिए टैक्सेबल कितना है, 106,000 सैलरी में, और मिसेस ए की प्रॉपर्टी इनकम है। अच्छा, मिसेज ए की और कोई इनकम नहीं है, तो फिर उनका रेट जरा कम लगता है, आपको पता है स्लैब रेट होता है ना, तो वो टैक्स कम लगता है। अच्छा, इसमें एक टैक्स बेनिफिट हो जाया करता था कि अगर ये काम ना करते तो मिस्टर ए लेते हाउस एंड अलाउंस इन कैश, जो कि फुली टैक्सेबल है। ओके, 2001 से वो फुली टैक्सेबल है। तो लोग ये किया करते थे कि अपना घर किराए पे दे दिया कंपनी को, और कंपनी ने वही चीज आपको अकोमोडेशन के तौर पे दे दी। अच्छा, अब ये चीज फिजिबल नहीं है। क्यों फिजिबल नहीं है, इसलिए कि अब अगर ये काम करते हैं तो मिस्टर ए के लिए अकोमोडेशन के केस में 45% बेसिक सैलरी टैक्स हो जाएगी। वो इतनी बड़ी अमाउंट होगी कि टैक्स सेविंग क्या होगी, बल्कि और एक्स्ट्रा टैक्स लग जाएगा। तो अब ये काम लोग नहीं करते। अच्छा, अब अगर सुनिए, पुराना कंसेप्ट क्या है, अगर मिसेस ए ने अपना घर किराए पे दिया है कंपनी को, और कंपनी ने वही घर अकोमोडेशन पे दे दिया, तो चूंकि सेल्फ हायरिंग का केस है, तो अब जरा ये वाली लाइन पढ़े आप जरा, ये वाली लाइन, कि लॉ में सिर्फ क्या लिखा हुआ है कि एक्चुअल ऑफ एल विच इज हायर, ये कंसेप्ट अप्लीकेबल नहीं होगा सेल्फ हायरिंग के केस में। इस केस में सिर्फ एक्चुअल एंड टैक्सेबल है, एलवी ज्यादा है तो हुआ करे वो टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपने जरा कंसेप्ट सुन लिया। अब उसके बाद हम एक काम और करते हैं कि सेल्फ हायरिंग को जरा पढ़ लेते हैं। देखिए, सेल्फ हायरिंग इज अ सिचुएशन वेयर एन एम्प्लॉय और हिज स्पाउस owns an accommodation lets out the same to the employer, कि मिसेज ए के नाम पर घर है, उसने क्या किया, अपने हस्बैंड के एम्प्लॉयर को कंपनी को घर किराए पे दे दिया, एंड द एम्प्लॉयर प्रोवाइड द सेम अकोमोडेशन टू द एम्प्लॉय एज अ परक्विजिट अकोमोडेशन के ऊपर। अच्छा, अब इसमें जो पॉइंट्स निकलेंगे वो क्या होंगे, वो ये होंगे कि एक्चुअल रेंट फॉर द ईयर बाय द एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय और स्पाउस। तो हमारे केस में मिसेज ए के हाथ में रेंटल इनकम आ रही है,
टैक्सेबल होगी, लेकिन चूंकि मिसेज की अपनी कोई इनकम नहीं है तो उस पर रेट जरा कम लग जाएगा। दूसरा, कंसेप्ट ऑफ एक्चुअल एंड ऑफ ALV which is higher is not applicable in this case। यहाँ पर अगर ALV ज्यादा है तो एक्चुअल एंड ही टैक्सेबल होने वाला है। दूसरा, फिर फेयर मार्केट रेंट ऑफ 45% बेसिक सैलरी, वो टैक्सेबल हो जाएगा किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए। तो सुनो, इस लास्ट लाइन की वजह से अब ये कंसेप्ट लोग इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन पहले लास्ट लाइन का मतलब क्या था? पूरे साल के लिए 106,000 बस। ये कंसेप्ट अब एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, इस पे क्वेश्चन आ चुका है सीए में, वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक और जरा केस डिस्कस कर लेते हैं। सुने जरा, ये केस आपने पढ़ा ना, ये सेल्फ फायरिंग जो केस है। चलिए मैं इसमें जरा चेंज करता हूँ। आप है मिस्टर ए, प्रॉपर्टी है मिस ए के नाम पर, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी कंपनी को रेंट पर दे दी गई, सेल्फ फायरिंग का केस हुआ। लेकिन कुछ अर्से के बाद आपका हुआ बेगम से झगड़ा, बेगम ने लात मार के आपको बाहर निकाल दिया घर से, ठीक है। अब बताइए, क्या ये सेल्फ फायरिंग का केस होगा? ठीक है ना, आपकी बेगम ने आपको लात मार करके बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो क्या ये सेल्फ फायरिंग का केस होगा? नहीं होगा, बताएं। अच्छा ना, कोई कह रहा है नो, कोई कह रहा है यस। तो सुने जरा, आंसर इज अच्छा, झगड़ा अनऑफिशियल है तो होगा। झगड़ा ऑफिशियल नहीं होता, अनऑफिशियल होता है। तलाक ऑफिशियल होती है, ठीक है। चले बहरहाल, सर अभी शादी नहीं हुई तो अज्यूम करने में क्या हर्ज है, ठीक है। चले देखिए, केस ये है कि ये सेल्फ फायरिंग का केस ही होगा, इसलिए कि घर से आपको बाहर निकलना है, बेगम ने बाहर नहीं निकलना है। बेगम तो उसी घर में रहेंगी जो घर उन्होंने किराए पे दिया हुआ है, तो ये अभी भी सेल्फ फायरिंग का केस तो होगा, ठीक है। ओके, अच्छा अब एक काम करते हैं, एक और छोटा सा कंसेप्ट है वो डिस्कस कर लें, फिर दोनों कंसेप्ट मिला करके क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। देखिए, अच्छा अब कंसेप्ट ये है कि टेनेंसी एग्रीमेंट के मुताबिक भी दो ऐसी चीजें हैं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होंगी, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले इसको पढ़ें, रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी। तो सुने जरा, इसका मतलब हो गया एक तरह से फैक्ट्री बिल्डिंग, ठीक है। कि अगर बिल्डिंग भी मेरी है, मशीनरी भी हमारी है, और हमने पूरी रनिंग फैक्ट्री किसी को रेंट पे दे दी, तो फिर उस सूरत में बिल्डिंग का रेंट भी और मशीनरी का रेंट भी दोनों के दोनों टैक्सेबल होंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अब आप अभी ये ना पूछेंगे क्या फर्क पड़ेगा, वो तो जब हम चैप्टर 9 मुकम्मल करेंगे वहां हम एक पूरा चार्ट बनाएंगे कि प्रॉपर्टी इनकम और अदर सोर्स में रेंट आ रहा है तो क्या फर्क है, उसका पूरा चार्ट बनेगा। अच्छा, उसका फिर ये पढ़ें जरा। अच्छा, एम्यूनिटी समझ होता है बेसिकली बेनिफिट प्रोवाइड करना। तो बात ये देखिए, मैं मेरी एक बिल्डिंग है, लेट्स से उसमें 20 फ्लैट्स हैं, ठीक, तो हमने 20 के 20 किराए पे दे दिए, तो हम ये कह सकते हैं उनसे कि चलें काम करें, हम आपको कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कैसे? हमने कहा जनरेटर हम लगा लेते हैं, ठीक है ना। जब भी लाइट जाएगी जनरेटर ऑन हो जाएगा, और जितने घंटे जनरेटर चलेगा हम हर फ्लैट वाले से, हर टेनेंट से इतने इतने पैसे ले लेंगे, ठीक है। या ये हम कह सकते हैं कि जनाब गार्ड हमारे हैं, हम उसका आपसे चार्ज ले लेंगे। तो अब ये जो हम एक्स्ट्रा सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, इसकी अमाउंट टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अच्छा, मैं चाहूंगा आप एक चीज जरा नोट कर लें, सुने गौर से। दो पॉइंट है ना, रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग विद मशीनरी और नीचे एक्स्ट्रा सर्विस चार्जेस। अच्छा, ऊपर वाले पॉइंट में दोनों का रेंट अदर सोर्स में जाएगा, बिल्डिंग का भी और मशीनरी का भी। लेकिन नीचे वाले जो केस है उसमें बिल्डिंग का रेंट प्रॉपर्टी इनकम में जाएगा, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इसको आप नोट कर लें, इसको आप नोट कर लें कि जो बिल्डिंग विद मशीनरी वाला केस है उसमें दोनों का रेंट टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। नीचे वाला जो केस है उसमें बिल्डिंग का रेंट कहाँ जाएगा? प्रॉपर्टी इनकम में, और जो एक्स्ट्रा पैसे रिसीव करें गार्ड्स के या जनरेटर वगैरह के, वो पोर्शन जाएगा अदर सोर्स में, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, अब तक का जो डिस्कशन है उस पर
ये क्वेश्चन आ चुका है सेल्फ हायरिंग। देखिए जून 16 आई कैप सी फाइनल, देखिए ना इसको पढ़ते हैं जरा। यावर एक कंपनी है लाजवाब केमिकल्स LCL, उसमें जॉब कर रहा है वो। ओके अच्छा, अब उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन, ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन, उसका एक क्वेश्चन है ये, ठीक है। अच्छा इसको जरा पढ़ते हैं। बेसिक सैलरी तो पर मंथ है, ये इतना खैर मुश्किल नहीं है। देखिए ये पढ़ लेना। अच्छा ना, यावर हैज रेंटेड आउट हिज बेंगलुरु टू LCL। तो यावर ने क्या किया, अपना घर उसी कंपनी को जिसमें वो जॉब कर रहा था उसको एनुअल रेंट पर दे दिया 1092,000 एनुअल रेंट है। अच्छा, रेंट इज इंक्लूसिव ऑफ द सैलरी ऑफ अ सिक्योरिटी गार्ड एट ₹8,000 पर मंथ। ओके अच्छा आप सुनिए, 8,000 पर मंथ 12 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 96,000। ओके अच्छा, अब 1092,000 इसमें से 96,000 माइनस कर दो जरा, कितना आ गया 996,000। अच्छा however ALV of the building was estimated to be 1.26 million। तो एक्चुअल रेंट है बिल्डिंग का 996,000, ALV कितनी है 1.26 मिलियन, विच एवर इज हायर टैक्सेबल होना चाहिए ना। लेकिन सुने, इसके बाद वाले जो पैराग्राफ है इसने इसको बना दिया सेल्फ हायरिंग का केस। कैसे कि जो कंपनी है LCL, उसने वही बिल्डिंग यावर को प्रोवाइड कर दी अकोमोडेशन के तौर पर। सुना जरा, अगर ये LCL has provided the same Bangalore to यावर, ये अगर लाइन नहीं होती तो ये सेल्फ फायरिंग का केस नहीं होता, ये नॉर्मल केस होता। इस केस में आप बिल्डिंग का रेंट कितना लेते 1.26 मिलियन, लेकिन सेल्फ फायरिंग की वजह से क्या हुआ कि 1.26 मिलियन जो है ये इसकी जगह, तो जो अकोमोडेशन 45% आएगा वो तो आएगा, ठीक है ना, वो तो एक अलग कहानी है ना, हम तो सिर्फ रेंट की बात कर रहे हैं। तो सुने गौर से, अब सोल्यूशन ही बना कि टोटल रेंट कितना है एनुअल 1.02 मिलियन। अच्छा इसमें से आपने गार्ड वाला केस 96 अलग कर दिया, या हम बाद में देखेंगे कि गार्ड में वाले केस में अदर सोर्स में जाके टैक्सेबल कैसे होगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ रेंट वाला पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा अब इस केस में एक्चुअल रेंट अंडर प्रॉपर्टी इनकम, ठीक है ना। अच्छा ALV कितनी है 1.26 मिलियन। तो अगर ये आखिरी वाली लाइन नहीं होती LCL has provided the same Bangalore to यावर, तो हम 996,000 और 1.26 मिलियन इन दोनों में से इसको टैक्सेबल करते 1.26 मिलियन को। लेकिन सेल्फ हायरिंग की वजह से क्या हुआ कि चार्जेबल रेंट जो टैक्सेबल है वो है 996,000। ओके अच्छा देखिए, अब ये चीज फिजिबल नहीं है, इसलिए आगे एग्जाम में फिजिबल नहीं है प्रैक्टिकली, इसलिए कि ये तो हो गया ना रेंटल इनकम। अब पता क्या होगा 225,000 मल्टीप्लाई बाय 12, उसका 45% टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम सैलरी में, जो कि अच्छी खासी बड़ी अमाउंट होगी। तो टैक्स बचने की बजाय तो और नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। ओके अच्छा ना, अब उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए ये एक हम बात करें डिपॉजिट का। अच्छा डिपॉजिट के केस में जरा एक बैकग्राउंड सुन लीजिएगा। मैं हूँ ओनर, आप हैं टेनेंट। अच्छा जब हम आपको कोई प्रॉपर्टी रेंट पर देते हैं ना, तो हम आपसे एडवांस भी रिसीव करते हैं। अच्छा एडवांस दो होते हैं, एक होता है एडजस्टेबल एडवांस, एक होता है अनएडजस्टेबल एडवांस। इन दोनों का जरा फर्क सुनिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन के एंड में मैंने क्या कहा था, ठीक है, ये कहा था कि अगर ये ALV का केस, मतलब ये सेल्फ फायरिंग का केस नहीं होता तो फिर हम 1.26 मिलियन को टैक्सेबल करते हैं। दूसरा एक और चीज, ये तो हमने सिर्फ रेंट वाले पोर्शन की बात की ना, लेकिन जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सैलरी में अकोमोडेशन के तौर पर टैक्सेबल क्या होगा, बेसिक सैलरी 225,000, ये तो पर मंथ की फिगर है, 12 से मल्टीप्लाई करूं
और इसका 45% अकोमोडेशन के तौर पर सैलरी इनकम में शामिल कर दो, तो बहुत बड़ी फिगर टैक्सेबल हो जाएगी। इट मीन्स कि अब इस तरह की हरकत लोग नहीं करते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अब ये सेल्फ फायरिंग वाला केस फिजिबल नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब एक काम देखिए, मैंने क्या किया, एडवांस। अब एडवांस दो हैं, एक है एडजस्टेबल एडवांस और दूसरा है अनएडजस्टेबल एडवांस। ठीक है ना, क्या फर्क होता है सुनेंगे। अगर मैंने आपसे एडवांस लिया 1 लाख रुपीज और ये कहा कि बाद में आप रेंट कम पे कीजिएगा, इट मीन वो एडवांस एडजस्टेबल है। ठीक है, बाद में रेंट पे करेंगे, कम करेंगे, तो वो रेंट एडजस्ट होता रहेगा। एक वक्त आएगा कि वो खत्म हो जाएगा। तो एडजस्टेबल जो एडवांस है उसके बारे में नीचे लाइन पढ़ी जरा, कि वो तो सेपरेट सेपरेट अमाउंट है ही नहीं। नहीं, जो रेंट बाद में पे करना था आपने पहले पे कर दिया, तो रेंट टैक्सेबल है एक्रूड बेसिस पर। हाँ, एक और केस क्या होता है कि मैंने आपसे 3 लाख रुपए डिपॉजिट लिया, रेंट आप पूरा पे करेंगे, वो डिपॉजिट एडजस्ट नहीं होगा, वो एडवांस एडजस्ट नहीं होगा। अच्छा, अब जो मैंने आपसे 3 लाख रुपए लिए हैं जो कि रिफंडेबल है, अच्छा रिफंड कब करेंगे, जब आप प्रॉपर्टी खाली करोगे। ठीक है। अब ऐसे में वो जो हमने आपसे डिपॉजिट लिया है, अनएडजस्टेबल एडवांस लिया है सॉरी, क्या वो मेरी इनकम है? बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में उसको इनकम ट्रीट किया गया है। ठीक है ना। और फिर ये भी बताया गया कि एक साथ टैक्सेबल नहीं करोगे, 10% हर साल शामिल करोगे। फिर आगे डिस्कशन ये है कि जनाब अगर वो 10 साल के बाद भी टेनेंट रहे तो क्या होगा, 10 साल से पहले खाली कर दे तो क्या होगा, एक टेनेंट चला गया दूसरा आ गया तो क्या होगा। तो काम करते हैं, इस कंसेप्ट को समझने के लिए इसका राइट अप आपकी बुक में है, लेकिन इसको समझने के लिए एक आपको चार्ट कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब आप कॉपी भी करें और समझते भी रहें, दोनों काम थोड़े से मुश्किल होते हैं ना, तो जरा काम करें। मैं 2 मिनट खामोश रहता हूँ, आप जरा ये कॉपी कर लें, ये चार्ट 2004 से लेकर के और ये 23,000 तक, नीचे वाला पैराग्राफ तो आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसको जरा आप कॉपी कर लें, ताकि मैं बात में आपको समझाऊं कि ये इसका कंसेप्ट क्या है। ठीक है, इसको कॉपी करने में दोबारा बताता हूँ। अभी आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आपको वो भी बताएंगे कि डिफरेंस क्या है एडजस्टेबल में और अनएडजस्टेबल में।
चलें, कुछ लोगों ने कॉपी कर लिया है, कुछ लोग कॉपी कर रहे हैं, तो 1 मिनट और मिलेगा आपको, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा ना, मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो यही कि एडजस्टेबल और अनएडजस्टेबल में क्या फर्क है, ठीक है। अच्छा, एक फर्क तो ये कि साहब, एडजस्टेबल वो होता है जो कि अनएडजस्टेबल ना हो, और अनएडजस्टेबल वो होता है जो कि एडजस्टेबल ना हो। क्लियर हो गई बात? चलें आगे सुनिएगा। देखिए, अगर मैंने आपसे 1 लाख रुपए डिपॉजिट लिया, एडवांस लिया, और आप मुझे रेंट कम पे कर रहे हैं, या आगे 1-2 महीने का रेंट नहीं पे कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो एडवांस है वो एडजस्ट हो गया, खत्म हो गया। तो अब जब आप मुझे रेंट पे कर रहे हैं, तो क्या प्रॉपर्टी खाली करते हुए आप मुझे कहेंगे वो एडवांस वापस करो? वो तो एडजस्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है, ओके, रेंट में से एडजस्ट हो गया। लेकिन एक रेंट होता है कि आपने मुझे 3 लाख रुपए रेंट दिया, उसका एडजस्टमेंट कोई नहीं होगा। आप मुझे रेंट पूरा पे करेंगे, और वो जो 3 लाख रुपए है वो मेरे पास रहेगा आपकी अमानत। ये अमानत हम आपको रिफंड कब करेंगे? जब आप घर खाली करेंगे। तो वो जो अमानत है वो तो मेरी इनकम नहीं है ना। अच्छा देखिए, जो एडवांस एडजस्टेबल है वो तो आगे जब रेंट ड्यू होगा तो उसमें शामिल हो जाएगा, अलग से तो फिक्र है ही नहीं है। वो तो क्या है कि जो रेंट आपको बाद में पे करना था आपने पहले पे कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, अब वो जो डिपॉजिट है 3 लाख रुपए जो कि अमानत है, तो एसबीआई ने कहा कि उस अमानत में थोड़ी सी खयानत कर लो और हमें टैक्स पे कर दो। तो वो अकाउंटिंग पर्पस के हिसाब से, जनरल कंसेप्ट के हिसाब से वो मेरी इनकम नहीं है। लेकिन लॉ ने क्या कहा कि अब देखिए क्या कहा उन्होंने, अब मैं इसको जरा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, तो कंसेप्ट ये है कि 2004 में आप टेनेंट हैं मिस्टर ए। मैंने क्या किया कि मिस्टर ए से 3 लाख रुपए डिपॉजिट रिसीव कर लिया। तो ये पूरा एक साथ हम शामिल नहीं करेंगे, हम चार्जेबल रेंट में कितना शामिल करेंगे? 10% ऑफ डिपॉजिट। अच्छा, जो नोट करने वाली बात है वो पता क्या है? 2004 का मतलब क्या हुआ? जुलाई 2003 से लेकर के जून 2004 तक, ठीक ना, ओके। अब ये हम जुलाई में रिसीव करें, नवंबर में रिसीव करें, या 30 जून को रिसीव करें, पूरा 10% शामिल करेंगे। ऐसा नहीं कि साल के बीच में रिसीव किया तो 5% शामिल कर दो, ऐसा नहीं है। इससे क्या पता चला कि डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, असल है ईयर। इस साल आप कभी भी रिसीव करें, शुरू में रिसीव करें, बीच में रिसीव करें, एंड में रिसीव करें, पूरा 10% टैक्सेबल होगा। अब सुने, अब तक के डिस्कशन में चार्जेबल रेंट के वैसे तो 4 कंसेप्ट होते हैं, लेकिन अब तक के डिस्कशन में 3 चीजें आई हैं। वो पता क्या है? एक है रेंट, तो वो होगा एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट विच इज हायर। दूसरा पोर्शन होगा कि अगर हमने प्रॉपर्टी को सेल करने की कोशिश की, बायर बैकआउट कर गया, तो वो जो हमने डिपॉजिट फोरफिट किया है वो भी चार्जेबल रेंट का पार्ट बनेगा। फिर बिल्डिंग नहीं बिकी तो हमने कहा चलो रेंट पे दे देते हैं। अब जो हमने टेनेंट से डिपॉजिट रिसीव किया है उसका 10% चार्जेबल रेंट का पार्ट बनेगा। तो फोर्थ पोर्शन भी आगे डिस्कस करने के बाद हमने पूरा पैराग्राफ बनाया है कि चार्जेबल रेंट के 4 कंपोनेंट्स क्या हैं। तो ये आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। अच्छा, सुनिए हुआ क्या। 2004 में हमने 10% शामिल कर दिया, 2005 में शामिल कर दिया, 2006 में शामिल किया। अच्छा, अब अगर आप मेरे टेनेंट हैं मिस्टर ए, और 10 साल के बाद 11वें साल में भी आप टेनेंट रहें, तो 10 साल तक शामिल करना है, 11th ईयर ऑनवर्ड ये शामिल नहीं करना, ठीक है। लेकिन हमने एग्जाम्पल क्या बनाई है कि 3 साल के बाद आपने प्रॉपर्टी खाली कर दी। अच्छा, जब आपने प्रॉपर्टी खाली कर दी 2007 में, तो हमने क्या किया, 3 लाख रुपए आपका डिपॉजिट आपको रिफंड कर दिया। अच्छा, अब अगर इस साल और कोई टेनर नहीं आता है तो क्या होगा? डिपॉजिट का 10% नील हो जाएगा, हम आपको शामिल
नहीं करेंगे। ओके। अच्छा, अब सुनो, यहाँ पे भी बात आती है कि डिपॉजिट हमने रिफंड कब किया, साल के शुरू में रिफंड किया या बीच में रिफंड किया या आखिर में, इससे फर्क नहीं पड़ता, हम 10% शामिल नहीं करेंगे। राइट। अच्छा, उसके बाद इस साल तो कोई टेनेंट नहीं आया। अच्छा, अब हुआ क्या सुने, अगर ये बिल्डिंग हमने बेच दी, मामला खत्म हो गया, तो बात है कि साहब वो जो हमने 30,000 ईच ईयर 90,000 इनकम में शामिल किया था, उस पर टैक्स पे किया था, तो जब हमने रिफंड पूरा दे दिया, तो जो टैक्स हमने पे किया था, हमें क्या एसबीआई से रिफंड मिलना चाहिए? तो एसबीआई ने कहा कि ऐसा मजाक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, हमसे कोई रिफंड आपको नहीं मिलेगा। तो एसबीआई से कोई रिफंड आप हमें नहीं मिलेगा। हाँ, एसबीआई ने क्या काम करें, एक एडजस्टमेंट हो सकता है, वो क्या है कि बिल्डिंग ना बेचें, इसी बिल्डिंग को किसी और किराएदार को दे दें। सेम बिल्डिंग अगर मिस्टर बी को हमने रेंट पे दे दिया, तो अब उन्होंने क्या किया, जितना रेंट अब आपने रिसीव किया है उसका 10% टैक्सेबल नहीं करो, उसमें से माइनस कर दो वो अमाउंट जो हम पहले ही टैक्सेबल कर चुके हैं इस बिल्डिंग के लिए, ठीक है ना, और जो बाकी बचेगा उसका 10% आप शामिल कर देंगे। ठीक है, ओके। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि इस साल एक टेनेंट चला गया, दूसरा टेनेंट आया, इतना डिपॉजिट हमने रिसीव किया था इतने साल पहले, वो वापस कर दिया, नया डिपॉजिट इतना है, तो ये सारी वर्किंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि अब इसमें जो चीज नोट करने की वो और से सुनेगा, हमारे पास ये एक साल का गैप है ना, क्या ये गैप ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लॉ में कोई टाइम लिमिट गिवन नहीं है, तो हो सकता है कि मिस्टर चले गए, फिर हमने उसमें रहना शुरू कर दिया, 6 साल 8 साल 12 साल हम रहे, फिर हमने कोई और घर ले लिया और ये घर फिर किसी को किराए पे दे दिया, तो ये जो गैप है 1 साल का भी हो सकता है और ज्यादा का भी हो सकता है। दूसरा एक और चीज सुनेगा, क्या ऐसा हो सकता है कि गैप ना हो, जिस साल टेनेंट गया उसी साल दूसरा टेनेंट आ गया? बिल्कुल हो सकता है। तो फिर क्या होगा, अच्छा सर, फिर मिस्टर बी का अमाउंट एडजस्टेबल हो या ना हो, देखिए ओके वही मैं कह रहा हूँ। अब ये जो डिपॉजिट है 3,20,000, ये भी अनएडजस्टेबल होना चाहिए, इसलिए कि अगर एडजस्टेबल है तो वो तो वैसे भी टैक्सेबल है पूरी अमाउंट, उसका 10% थोड़ी टैक्सेबल करते हैं। एक बात। दूसरी बात गौर से सुनिएगा कि अगर यहाँ गैप ना हो, 2007 में ही दूसरा टेनेंट आ जाए, तो जो वर्किंग आपने नीचे की ना 2008 में, वो उठ करके पूरी 2007 में चली जाएगी। एक बात। दूसरी बात जरा गौर से सुनिएगा, वो ये कि ये आपने मिस्टर बी का केस देखा ना, मिस्टर बी के केस में हमने ये नहीं किया कि ये 3 साल हो चुके हैं तो बाकी 7 साल नहीं, जब भी कोई नया टेनेंट आएगा तो नए सिरे से 10% स्टार्ट होगा बैलेंस अमाउंट का। ओके। अच्छा ना, अब अगर किसी ने कुछ क्वेश्चन किया है तो मैं देखिए, सर अगर इस तरह फ्यूचर में हम ने इक्विवेलेंट टू डिफर्ड अमाउंट टैक्स पे कर दिया, तो फिर टैक्स बिल्कुल देखिए ओके। मैं आपको इसको, आपके इस पॉइंट को इस तरह समझाता हूँ कि मिस्टर बी हमारे जानने वाले हैं, तो क्या जरूरी है कि हम डिपॉजिट लें? नहीं ना, तो ये भी हो सकता है थोड़ा बहुत ले लिया। तो मिसाल के तौर पर अगर हमने डिपॉजिट लिया है 90,000 से कम, लेट से 50,000 रुपये, तो यहाँ अगर जो डिपॉजिट है 320,000 की जगह फिगर कितनी हो, 50,000। अब क्या होगा, 50 में से 90 माइनस करेंगे तो नील हो जाएगा, नेगेटिव फिगर नहीं आएगी। तो बारी के साथ एफबीआर से हमें कुछ मिलना नहीं है, अगर नए टेनेंट से एडजस्ट कर सकते हैं तो कर लें, नहीं कर सकते तो हमारी किस्मत। ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरा एक और चीज, अगर कोई टेनेंट आया अगस्त में, डिपॉजिट दिया उसने, और कुछ मसला हुआ दिसंबर में उसने खाली कर दी प्रॉपर्टी, तो फिर हम कोई भी चीज टैक्सेबल नहीं करेंगे। तो उसके लिए जरा काम करें, ये जरा पढ़ लें 11 पैराग्राफ साइड में जो आ रहा है ना बॉक्स में। अच्छा, अब एक और चीज सुनिएगा, ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है ये नॉर्मल इनकम नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर कोई अमाउंट है कि जो इनकम नहीं है, लेकिन उसको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के किसी स्पेसिफिक प्रोविजन की वजह से इनकम ट्रीट किया जाए,
तो उसके लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं। वो टर्म आप मुझे बता सकते हैं कौन सी है? एक अमाउंट इनकम नहीं है, लेकिन जबरदस्ती की इनकम है, क्योंकि लॉ कह रहा है तो इनकम्प्लीट कर लो, तो उसके लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं। वो टर्म क्या है? किसको याद है? शुरू के चैप्टर में, यस, डीम्ड इनकम। तो डीम्ड इनकम क्या होती है कि एक ऐसी अमाउंट कि जो टैक्सेबल नहीं है, लेकिन लॉ कह रहा है टैक्सेबल है तो करो टैक्सेबल, ठीक है, इमेजिनरी नहीं। इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं डीम्ड इनकम। ओके, अच्छा आप सुने, ये स्ट्रक्चर चूंकि नॉर्मल इनकम का नहीं है, तो उन्होंने ये बात कह दी कि अगर बिल्डिंग है तो उसमें ये सारा काम करोगे, अगर ओपन प्लॉट है तो उसमें डिपॉजिट का 10% शामिल नहीं करोगे। उन्होंने क्या किया, ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है सिर्फ किसके लिए? बिल्डिंग के लिए है। जबकि ओपन प्लॉट का रेंट भी तो टैक्सेबल होता है ना, लेकिन अगर ओपन प्लॉट हमने रेंट पर दिया और उसको अगर उसके लिए हमने डिपॉजिट लिया है तो उसका 10% इनकम में शामिल नहीं करेंगे। आखिरी वाला पैराग्राफ पढ़ लें जरा। देखिए हम क्या करेंगे, अगर बिल्डिंग है तो डिपॉजिट का 10% रेंट में शामिल किया है, फिर उसमें जो टैक्स लगना है वो बात की बात है। अभी हम देखते हैं कि रेंट पर टैक्स लगता कैसे। अभी तो हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि चार्जेबल रेंट होता क्या है, रेंट टैक्सेबल कैसे होता है वो बात की बात है। अभी हमने सिर्फ क्या कंपोनेंट डिस्कस किया है, और अभी उसमें एक क्वेश्चन बाकी भी है कि चार्जेबल रेंट कहते हैं किसको है। ठीक है, अच्छा ना आगे चलें। okay. आप एक और कंसेप्ट है को ओनरशिप। अच्छा ये कंसेप्ट ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, सिंपल है, जरा देखिएगा। बात ये कि एक प्रॉपर्टी क्या दो लोगों के नाम पर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जैसे एक बैंक अकाउंट दो लोगों के नाम पर हो सकता है। अच्छा, अब होता पता क्या है, अगर दो लोग मिलकर के कोई इनकम अर्न करें तो या तो वो पार्टनरशिप फर्म होगी या जॉइंट वेंचर होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? एओपी, सही है ना? अच्छा अभी मैं पैराग्राफ स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले कि मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको। तो अब क्या हुआ कि अगर दो लोग मिलकर कोई इनकम जनरेट करें तो पार्टनरशिप होगी या एओपी होगी। तो एओपी एक सेपरेट टैक्स एंटिटी है। जैसे मिसाल के ऊपर आप दो लोगों ने मिलकर के कोई काम किया, इनकम हुई 20 लाख रुपए, तो पहले तो 20 लाख पे अलग से टैक्स लगेगा। फिर टैक्स लगने के बाद जिसे हम कहते हैं डिविजिबल इनकम, वो आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। फिर आपके पास अगर और कोई इनकम है तो उसमें शामिल करेंगे ओनली फॉर एड पर्पज। ये चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ा। अच्छा, ये तो हम चैप्टर 6 पढ़ चुके हैं ना। कि यहाँ पे पता क्या किया उनके साथ कि अगर प्रॉपर्टी में को ओनरशिप है, ठीक है ना, तो ये ज्वाइंट वेंचर अज्यूम नहीं किया जाएगा, ये ज्वाइंट वेंचर नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, पढ़ते जरा इसको हम देखें। Co-ownership of property is not considered as an EOP for the purpose of rental income, and therefore rental income is not taxable as a separate tax entity। अच्छा करेंगे क्या, अगर कोई नॉर्मल इनकम हो तो 20 लाख पे टैक्स अलग से होगा, बाकी आपके पास शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा। लेकिन यहाँ पर 20 लाख पे अलग से टैक्स नहीं लगेगा, उससे पहले ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अगर नेट आपकी जो प्रॉपर्टी इनकम है वो 20 लाख रुपए है और दो ओनर हैं, को ओनर हैं, तो 10 लाख मिस्टर ए के, 10 लाख मिस्टर बी के, हर बंदा अपने अपने शेयर पर टैक्स पे करे। तो इससे क्या होगा, टैक्स बर्डन कम हो जाएगा। अगर एक साथ 20 लाख रुपए टैक्स पर करोगे तो टैक्स रेट ज्यादा लगेगा ना। यहाँ क्या हुआ, आपका टैक्स बर्डन इंक्रीज हो गया। तो क्या लिखा गया हमने, शेयर ऑफ रेंटल इनकम माइनस अलाउबल डिडक्शंस क्या होती है हम आगे देखेंगे, ठीक है। इस टैक्स में इन द हैंड्स ऑफ ईच ओनर, ये जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो डिवाइड कर लें। अच्छा अलग अलग टैक्सेबल कर दें। अच्छा दूसरी और चीज, दिस प्रोविजन एप्लीकेबल इन ईच केस अदर देन इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में अगर तो सुने, अगर किसी का काम ही है प्रॉपर्टीज परचेज करना और सेल करना, तो उसके बिजनेस इनकम है। तो दो लोग मिल करके प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो वो फिर एओपी कहलाएगा। तो बिजनेस इनकम के ऊपर ये सेक्शन 66 एप्लीकेबल नहीं है। हाँ रेंटल इनकम पे टैक्सेबल है, चाहे वो इनकम प्रॉपर्टी में जाए, चाहे वो बिल्डिंग विद मशीनरी है अदर सोर्स में जाए, और कैपिटल गेन शेयर्स भी तो हो सकता है दो लोग मिलकर परचेज करें।
वहां भी ये कंसेप्ट अप्लीकेबल होगा। बस शेष तो भी हम चैप्टर 8 में आएगा। ठीक है। अच्छा, तो ये बात मैं दोबारा से डिस्कस करता हूँ, सुने गौर से। अगर दो लोग मिल करके कोई प्रॉपर्टी परचेज करें, रेंट पर दे दें, तो ये एओपी नहीं होगा। एज अ सेपरेट टैक्स एंटिटी इस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर 20 लाख रुपए की इनकम है तो 10 लाख आपके, 10 लाख मेरे, हर बंदा अपने अपने शेयर पर टैक्स पे करता रहे। ठीक है ना। अच्छा, अब एक आगे नोट लिखा हुआ है, थोड़ा सा टेक्निकल है। देखिए, एग्जाम आ चुका है। देखिए केस ये है कि सेक्शन 66 जब ये कहा कि को ओनरशिप प्रॉपर्टी इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एओपी, तो असल में कंसेप्ट क्या है? अगर को ओनरशिप है तो ये एओपी का केस नहीं बनेगा, ये सेपरेटली टैक्सेबल, ये एओपी की इनकम अजूम नहीं की जाएगी। ठीक है ना। लेकिन अगर पहले से एओपी है, उसके रिसोर्सेज से बिल्डिंग परचेज की गई है, और फिर वो बिल्डिंग रेंट पे दी जाए, तो फिर वो एओपी के हाथ में ही टैक्सेबल होगी। दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो ये कि साहब हमारी आपकी पार्टनरशिप कोई नहीं है, ठीक है ना, लेकिन बिल्डिंग में ओनरशिप है, रेंट पे दे दिया, तो फिर ये एओपी का केस नहीं होगा। लेकिन अगर हमारी आपकी पहले से एक पार्टनरशिप फर्म बनी हुई है, बिजनेस हो रहा है, अच्छा फैक्ट्री बिल्डिंग परचेज की गई पार्टनरशिप फर्म के पैसों से, फैक्ट्री बिल्डिंग पूरी काम में नहीं आ रही थी तो आधी बिल्डिंग हमने रेंट पे दे दी, तो अब इस केस में ये एओपी की ही इनकम ट्रीट की जाएगी। तो एक काम करें, ये जरा नोट आप पढ़ लें जो अब आपके सामने आने वाला है। ये जरा पढ़ लें। ठीक है। तो प्रश्न क्या बन गया कि अगर ऑलरेडी एओपी नहीं है, कोई पार्टनरशिप हम नहीं है, और बस दो भाइयों का नाम पे बिल्डिंग है, तो और रेंट पे दे दी, तो वो फिर एओपी कंसिडर नहीं की जाएगी। लेकिन अगर ऑलरेडी एओपी चल रही है, एओपी की कोई बिल्डिंग है और वो पूरी यूज नहीं हो रही, आपने किराए पे दे दी, ठीक है ना, तो फिर वो एओपी की इनकम ही ट्रीट की जाएगी। राइट। अच्छा, इसके बाद अब एक कंसेप्ट है साइनिंग अमाउंट। अच्छा सुने जरा, साइनिंग अमाउंट वो कंसेप्ट है जिसका जिक्र इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में नहीं है, एफबीआर के किसी सर्कुलर में नहीं है। ठीक है। आय के अपने स्टडी पैक निकाला, स्टडी पैक में नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली होता है और एग्जाम में आ चुका है। ठीक है। आईसी में पुराने क्वेश्चन में आ चुका है। और तो जो चीज कहीं नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह एग्जाम में होती है। ठीक है। अच्छा, साइनिंग अमाउंट होती क्या है, ये मैं आपको जरा एक्सप्लेन करता हूँ, जरा पढ़ तो लें आप लोग इसको। इसको आप पढ़ लीजिए, फिर आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए कंसेप्ट ये है कि आपकी एक बिल्डिंग है। अच्छा, कोई आपके पास आया, आपसे कहा कि जरा ये प्रॉपर्टी जरा हमें रेंट पे चाहिए, और आप खुद कोई और घर किराए पे ले लें, तो आप मना कर सकते हैं ना। लेकिन वो आपको तैयार करने के लिए क्या कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर सकता है? यस, उसे कहते हैं साइनिंग अमाउंट। चलिए मैं आपको एक केस बनाता हूँ। देखिए, आप एक बेंगलो है और कॉर्नर का बेंगलो है। अच्छा, होता है कि हमारे यहाँ कुछ जरा चल रहा होता है कंपटीशन, कि जहाँ पिज्जा हट खुलेगा वहीं पर केएफसी भी खुलेगा, ये आमतौर पर होता है ना। ओके, तो हुआ क्या कि आपके सामने वाला जो कॉर्नर क्या बेंगलो है, उसमें आगे पिज्जा हट वाले। अच्छा, अब आपके पास है केएफसी वाले, तो साहब ये आपका कॉर्नर का जो बेंगलो है वो हमें पसंद आया है, तो आप जरा छुट्टी करें यहाँ से और हमें ये घर किराए पे दे दें। अच्छा, अब आप कह सकते हैं ना आपके, हमारा उसूल नहीं है कि हम क्यों घर किराए पे दें अपना, ठीक है, और हम खुद किराए पे लें, ठीक है, तो हम अपने घर में खुद रहेंगे।
हमारे अपने उसूल हैं। तो वो कह सकते हैं चले एक काम करें, आप पहले बात तो सुन लें फिर मना कर दीजिएगा। उन्होंने कहा बात क्या है, तो कैसे, उन्होंने कहा कि भी ऐसा है कि हम आपको इतना इतना रेंट देंगे जो कि मार्केट से थोड़ा ज्यादा ही है, ठीक है ना, 15 साल का एग्रीमेंट करेंगे और हम आपको 40 लाख रुपए अलग से दे रहे हैं ताकि आप ये घर छोड़ करके और दूसरे घर में जाने के लिए तैयार हो जाइए। अच्छा, अब आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, आप उनमें नाराज हो जाएं या आप हमारे उसूल मतलब आप हमें खरीदने की कोशिश करें, आप इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से, चला जाइएगा, ठीक है। तो बात के साथ अगर आपने 40 लाख रुपए एक्सेप्ट कर लिए तो ये है साइनिंग अमाउंट। अच्छा, अब साइनिंग अमाउंट, पहली बात तो ये, क्या रेंट की डेफिनेशन में शामिल है? यस। लेकिन रेंट में उन्होंने क्या किया, कंसिडरेशन, एनी कंसिडरेशन ड्यू टू द ओनर फॉर यूज और ऑक्यूपेशन ऑफ द बिल्डिंग और ओपन प्लॉट ऑफ लैंड। तो बात ये, वहां पर कोई मंथली रेंट का जिक्र थोड़ी है। अच्छा सुनिए, ये जो साइनिंग अमाउंट है, क्या ये रिफंडेबल है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये एडजस्टेबल है? बिल्कुल भी नहीं है। तो जो डिपॉजिट है वो अलग चीज है और साइनिंग अमाउंट अलग चीज है। डिपॉजिट या तो एडजस्टेबल होगा या रिफंडेबल होगा। ये जो साइनिंग अमाउंट है, ना ये रिफंडेबल है ना ये एडजस्टेबल है, लेकिन ये रेंट का पार्ट है। तो जिस साल इसे जितनी बड़ी अमाउंट हो, इसमें 10% वाला कंसेप्ट नहीं होगा, इसमें पूरी अमाउंट टैक्सेबल होगी, राइट। अब एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आकर के हमारा चार्जेबल रेंट का डिस्कशन मुकम्मल हो गया, तो एक जरा पैराग्राफ हमने बनाया कि चार्जेबल रेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले अगर बिल्डिंग है, ये ओपन प्लॉट है, तो उसका रेंट ये हो गया एक्चुअल रेंट ऑफ फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर। और अगर सेल्फ हायरिंग है तो फिर एक्चुअल रेंट, उसमें फिर कंपैरिजन नहीं होगा। उसके बाद फिर दूसरा है, अगर आपने प्रॉपर्टी सेल करने की कोशिश की थी, ठीक है, और बायर बैकआउट कर गया। अच्छा, अच्छा, इस साइनिंग अमाउंट इज हलाल अंडर शरिया। अच्छा, ये आप किसी मुफ्ती से पता करें कि मेरा अपना ख्याल है कि क्योंकि आपने कोई अनएथिकल हरकत नहीं की है, वो खुद आपको ऑफर कर रहे हैं, तो उसमें हलाल होना चाहिए। लेकिन अगर कभी आपके पास बिल्डिंग हो, फिलहाल तो ऐसा केस है नहीं, ठीक है ना, तो फिर आप किसी मुफ्ती से बात कीजिएगा। मैं ना मुफ्ती, ना आलिम, ना मौलवी। ओके। अच्छा ना, चल एक चीज मुझे बताइएगा, ये ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ठीक है ना, तो आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पर्सनली मुझसे मिल चुके हैं, देख चुके हैं? ऑनलाइन मतलब पर्सनल मीटिंग नहीं होती, फिजिकल क्लास में तो हम पर्सनल मुलाकात किया करते थे। क्या आप में से कोई ऐसा है जो मुझसे पर्सनली मिल चुका हो? चलिए, अरबाब मिल चुके हैं मुझसे, ठीक है, ओके। और अतीम नॉट येट, ठीक है, नॉट बट वांट टू मीट, ओके, तो उसके लिए दुआ करें कि ये कोरोना खत्म हो। ओके, तो फिर अच्छा, किसी ने कहा सर आपका शक्ल भी नहीं देखी, तो खैर शक्ल कोई इतनी अच्छी है भी नहीं मेरी, ठीक है ना। चले बहरहाल, तो अब इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा ये क्या कहते हैं उसका, कोरोना खत्म हो गया, तो फिर अच्छा एक मसला सुनेगा, इंशाल्लाह कोरोना खत्म होगा, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे जो ऑनलाइन क्लास में पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, तो हम ये नहीं कर सकते कराची के लिए बाकी सारे स्टूडेंट्स टाटा बाय बाय, ठीक, ओके, तो ये सेक्शन में आपका जूम पर ही होना है। हाँ, ये हो सकता है कुछ क्वेरी डिस्कस करने के लिए मैं गुलशन कैंपस आ जाऊँ, आप लोग भी आ जाएं, ठीक है, ओके। अच्छा, जो लोग, अच्छा उन्होंने कहा, अच्छा किसी इस्लाम वाले ने कहा वी आर इन इस्लामाबाद, ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं कि हम मुल्तान आ जाएं, आप भी मुल्तान आ जाएं, ठीक है, ओके, ये हो सकता है। चलें मैडम, देखते हैं। अच्छा, तो हम बात करते कि पहले आपको शो किया रेंट ऑफ बिल्डिंग। अच्छा, फिर बी क्या है, अगर सेल करने की कोशिश की थी प्रॉपर्टी को और बायर बैकआउट कर गया, तो फिर वो डिपॉजिट फोरफिट हो गया, वो भी चार्जेबल का पार्ट बनता है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन क्या है, टेनेंट से डिपॉजिट रिसीव किया है तो उसका 10%। अच्छा, ओपन प्लॉट के केस में ये पैरासी नहीं होगा, और आखिर में क्या है, साइनिंग अमाउंट, ओके। अच्छा, अब एक और चीज सुनेगा, ये जो फेयर मार्केट वैल्यू से कंपैरिजन है, वो से सुनना है। अगर कोई लिखे कि चार्जेबल रेंट और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर इज टैक्सेबल, गलत होगा वो। लेकिन चार्जेबल रेंट को कंपेयर नहीं करना फेयर मार्केट रेंट से, चार्जेबल रेंट में जो पैरा ए है उसको कंपेयर करना है, इसलिए कि फेयर मार्केट रेंट में साइनिंग अमाउंट थोड़ी शामिल होगी, ठीक है ना, ठीक। अच्छा, यहाँ पर आकर के हमारा चार्जेबल रेंट का डिस्कशन मुकम्मल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर है,
इससे पहले चलें ये पूछ लें, ये पढ़ लें जरा। अच्छा नाम, ये हदीस आपने सुनी होगी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि इंसान के जिस्म में सबसे अच्छी चीज क्या है, तो जवाब क्या मिली? जुबान। अब फिर पूछा सबसे खराब चीज, सबसे बुरी चीज क्या है, तो जवाब क्या मिला? जुबान। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम खामोश रहें, ठीक है ना। असल चीज क्या है? जुबान का सही इस्तेमाल, ये बहुत जरूरी है। अगर जुबान का गलत इस्तेमाल करें तो आप खुद भी परेशान रहेंगे और दूसरों को भी तकलीफ में डालेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, अब ये जो उन्होंने कहा सर चार्जेबल रेंट में एनी टैक्स पेड बाय टेनेंट भी इंक्लूड होगा, यस। देखिए बात ये, तो जो रेंट है ना, उसी में पैरा ए में मैं आपके लिए जरा ये देखिए, ये जो ना क्वेश्चन ये किया कि जो रेंट है, चार्जेबल रेंट, क्या उसमें शामिल होगा कि अगर टेनेंट ने प्रॉपर्टी टैक्स पे कर दिया तो पैरा ए का जो रेंट है उसमें आ जाएगा, ठीक है। ओके, अच्छा नाम, अब उसके बाद टैक्सेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी इनकम, ठीक है। अच्छा, इसका मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ और उसके बाद फिर हम अलाउबल डिडक्शंस की बात करेंगे। देखिए, इसमें डिपेंड करता है कि ओनर कौन है, कंपनी है या फिर इंडिविजुअल एओपी, दोनों का अलग अलग स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या है? वो ये है कि कंपनी के केस में चार्जेबल रेंट हमने डिस्कस कर लिया, फिर उसमें से आप माइनस करेंगे एक्सपेंसेस। अच्छा, जो आप एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, ठीक है, किसी ने कहा ये पॉइंट, कौन सा पॉइंट? प्रॉपर्टी टैक्स वाला, सुने जरा। वो पॉइंट ये है कि हमने एक पैराग्राफ आपको शुरू में बताया था कि अगर कोई टेनेंट है, वो ओनर का जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो पे कर दे, तो वो भी असल में रेंट की शक्ल है, रेंट में उसको शामिल करते हैं। तो अगर आप मेरे टेनेंट हैं, 1 लाख रुपीज पर मंथ रेंट है, तो पूरे साल का रेंट कितना हो गया? 12 लाख रुपए। और प्रॉपर्टी टैक्स मुझे पे करना था, आपने पे कर दिया 50,000 रुपए, और एडजस्ट भी नहीं किया उससे, किसी मुझसे वापस भी नहीं लिया, तो अब मेरा रेंट कितना हो गया? 12,50,000 रुपए, ठीक है। देखो, अब हम बात करते कि अगर कंपनी ओनर है तो चार्जेबल रेंट तो वही है जो हमने डिस्कस किया। अब इसमें से हम कुछ एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, उस एक्सपेंस का जिक्र आगे आएगा, और फिर जो नेट इनकम आएगी उस पर नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा, जो इस वक्त कितना है? 29%। हो सकता है कि 100 मिलियन चार्जेबल रेंट हो, उसमें से एक्सपेंस माइनस किए तो आपकी नेट इनकम आ गई 37 मिलियन। उस 37 मिलियन पर 29% टैक्स लगेगा। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल या एओपी है, तो वहां पर उन्होंने क्या किया कि उसके लिए सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। अच्छा, मॉर्गेज को बाद में देखते हैं, ठीक है, मॉर्गेज की फिलहाल बात नहीं करें। मॉर्गेज तो लोन वो लेने की बात होती है ना। देखिए, अब इस केस में पहले मैं इसको मुकम्मल करना चाहूंगा। देखिए, अब यहाँ क्या होगा? ग्रॉस चार्जेबल रेंट विदाउट कंसिडरिंग एनी डिडक्शन इज टैक्सेबल एज सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस इनकम बेसिस। यहाँ पर रुक जाए तो सुने जरा गौर से। अगर ग्रॉस चार्जेबल रेंट है लेट्स से 3.6 मिलियन, ठीक, तो कंपनी के केस में क्या होगा कि 3.6 मिलियन में से हम एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, जो नेट इनकम आएगी उस पर नॉर्मल टैक्स लगेगा। अच्छा, अगर कोई इंडिविजुअल है और उसका ग्रॉस चार्जेबल रेंट है 3.6 मिलियन, तो ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, इसमें से आप कोई एक्सपेंसेस माइनस नहीं कर सकते, और इसका अलग से टैक्स रेट है। वो क्या है हम आपको बताते हैं अभी, ठीक है ना। लेंगे सुनिए, अभी उन्होंने क्या किया, बल्कि पिछले साल ही एक ऑप्शन दिया है कि अगर कोई इंडिविजुअल है और उसका चार्जेबल रेंट है 4 मिलियन से ज्यादा, 4.8 मिलियन है, तो उसके बाद दोनों ऑप्शन हैं। चाहे तो वो ये करे कि 4.8 मिलियन पर वो सेपरेट टैक्स अप्लाई कर ले, कर सकता है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि 4.8 मिलियन में से एक्सपेंसेस माइनस करे और नॉर्मल स्लैब अप्लाई करे, चैप्टर नंबर 2 वाला, और जो उसके लिए बेनिफिशियल हो। तो हम वो देखते हैं कि बेनिफिशियल क्या होगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि वो अलाउबल डिडक्शंस क्या क्या हैं। जब तक हम अलाउबल डिडक्शन ना देख लें, हम ये कैसे कह सकते हैं कि बेनिफिशियल क्या होगा। तो जरा काम करें, तो चार्ट आपके सामने, इसको क्लिक तो कर लें आप।
ताकि हम देखें एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं। जब तक एक्सपेंसेस नहीं देखेंगे इस चार्ट के बारे में मजीद डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। तो हमने एक समरी बना दिया आपके लिए, अब आप इसको ठीक है जी, आपने क्लिक कर लिया। चले अब हम देखते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी इनकम। ठीक है, देखिए भाई, अच्छा किसी ने क्वेश्चन किया है, बिल्कुल चार्ट का कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया, बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैंने आपको समझाया नहीं है, अब इसे चार्ट कॉपी कराया है। अच्छा हमने आपको समझाया नहीं, आपको समझ में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो सिर्फ मैंने चार्ट बना के दिया है, अभी तो हमें डिस्कशन बाकी है कि डिडक्शन हम कौन कौन सी क्लेम करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ चार्ट बनाया है, अभी इसके बारे में एक्सप्लेनेशन आनी बाकी है, राइट। ठीक है ना। अगर ओनर को इंडिविजुअली एओपी है तो एक तो कंसेप्ट ये है कि बस चार्जेबल रेंट तक खत्म हो गई बात, और चार्जेबल रेंट पर आप उसमें से कोई चीज माइनस ना करें और आप एक सेपरेट टैक्स लगा दें। ठीक है, अच्छा वो सेपरेट टैक्स क्या है, वो टैक्स ये है, तो सुने जरा। इसका अलग स्लैब है प्रॉपर्टी इनकम का। तो नंबर वन उन्होंने क्या किया, 2 लाख तक आपकी इनकम है तो टैक्स रेट कितना है, नील है। अच्छा 2 लाख से ज्यादा है तो ग्रॉस चार्जेबल रेंट में से आप 2 लाख माइनस करें और उस पर 5% टैक्स आप लगा दें। अच्छा फिर 6 लाख से ज्यादा है तो फिर 6 लाख पर 20,000 रुपये होगा और एक्सीडिंग फिगर का 10%। फिर अगर 10 लाख से ज्यादा की इनकम है तो फिर 15%। और अगर आप आफ्टर में आए तो 6 7 की बात करूंगा, सुने, अगर 6 महीने से ज्यादा तो फिर 30%, और अगर 8 महीने से ज्यादा तो फिर 35%। तो बात ये कि साहब ये जो स्लैब है और जो नॉर्मल स्लैब है उनमें ज्यादा फर्क नहीं है, ये थोड़े से कम है, ये थोड़े से कम है। क्यों पता है, इसलिए कि अगर आप वहां चैप्टर नंबर 2 देखें कैटेगरी नंबर 1, ठीक है ना, तो वहां 6 मिलियन के बाद 35% है, यहाँ पर 8 मिलियन के बाद 35%, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो यही वजह है कि जिसकी इनकम 4 मिलियन उससे कम है उसको तो यही चार्ज इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी की रेंट चार्जेबल रेंट 4 मिलियन से ज्यादा है, 12 मिलियन मिसाल के तौर पर, तो उसके लिए तो बेहतर क्या है कि वो अपने एक्सपेंसेस माइनस करे और उसके बाद नॉर्मल स्लैब अप्लाई करे। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलें यहाँ मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी वर्किंग करा देता हूँ, सुनिए। अगर किसी का रेंट है 2.4 मिलियन, 2.4 मिलियन, तो मुझे ग्रॉस चार्जेबल रेंट कितना है, 2.4 मिलियन, उससे मुझे आप टैक्स वर्कआउट करके बता सकते हैं। 2.4 मिलियन चार्जेबल रेंट है, ठीक है ना। तो मुझे जरा टैक्स की फिगर बताओ। देखिए क्या होगा, चलिए मैं देखता हूँ आंसर क्या है। आंसर है 2,09,000। ठीक है, बिल्कुल सही है। 2 मिलियन तो होगा 2,10,000। एक्सिटिंग फिगर है 4 लाख रुपए, उसका 20% ये हो गया 80,000 रुपए, तो 2,09,000। ठीक है, okay। ये सेपरेट चार्ट। अब एक और आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, आई डोंट नो किसी ने किया नहीं किया, कि ये जो चार्ट है ये याद करना पड़ेगा, एग्जाम क्वेश्चन में गिवन होगा। ये चार्ट याद करना होगा या एग्जाम क्वेश्चन में गिवन होगा। तो बात ये है कि वैसे ये बात आप एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चर ये चला आ रहा है कि जो चैप्टर 2 के जो चार्ट्स है ना, इंडिविजुअल के और नॉन सैलिड सैलिड के, वो तो एग्जाम क्वेश्चन में गिवन होते हैं। ये चार्ट कभी वो एग्जाम में देते हैं, कभी एग्जाम में नहीं देते। ठीक है, तो डिपेंड करता है किस बात पर कि जब एग्जामिनर पेपर बना रहा है तो उसकी बेगम का मूड कैसा है,
उसकी बेगम का मूड अच्छा है, जिसके चांसेस कम है, तो वो चार्ट आपको दे देगा। और अगर बेगम ने जीना हराम किया हुआ है तो अ, वो ये चार्ट आपको नहीं देगा। तो आप दुआ किया करें कि अल्लाह ताला एग्जामिनर की बेगम को हिदायत दे। ओके, ठीक है ना। अच्छा ना, अब आगे चलते हैं। तो इसलिए एहतियातन आप क्या करें कि इसको आप जरा याद कर लें, या छोटी सी किसी पर्ची पे छोटी हैंड राइटिंग में लिख लें, ठीक है ना। चलें बहरहाल आगे चलते हैं। देखो अब तो जो ऑप्शन है उसके लिए काम कीजिएगा। पैरा 11 में जाकर के एक एग्जाम्पल है वो आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। ओके, पहले हम पैरा 11 तक पहुंचे तो सही। अच्छा, उसके बाद अब अगर कंपनी है तो कंपनी के केस में पता है क्या होगा, चार्ज बैलेंस वही है, इसमें से आप एक्सपेंसेस माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद जो फिगर आएगी उस पर आप नॉर्मल स्लैब रेट अप्लाई करेंगे, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल टैक्स रिजीम, और एब्रिविएशन यूज करते हैं एनटीआर, ठीक है ना, नॉर्मल टैक्स रिजीम। ओके, तो अब इसे चार्जेबल इनकम पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि अलाउबल एक्सपेंस कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सुना जरा, सबसे पहले उन्होंने कहा 1/5 ऑफ चार्जेबल रेंट ऑफ बिल्डिंग एज रिपेयर अलाउंस, ठीक है। अच्छा, यहाँ उन्होंने अमाउंट फिक्स कर दी, तो अगर चार्जेबल रेंट है 100 मिलियन, तो 1/5 का मतलब क्या हो गया 20 मिलियन, तो 20 मिलियन तो आप माइनस कर दें। अच्छा, अब ये एक अलाउंस है इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस। तो सुने जरा, मैं अगर मिसाल लूं, डॉलमेन मॉल, डॉलमेन प्राइवेट लिमिटेड ओनर है उसकी। अच्छा, अब वो जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, अगर रेंट है, चार्जेबल रेंट है 100 मिलियन, 1/5 कितना बन गया 20 मिलियन। तो एग्जाम क्वेश्चन में अगर रिपेयर अलाउंस की फिगर गिवन है 17 मिलियन, आप कितने लेंगे 20 मिलियन। एग्जाम क्वेश्चन में गिवन है 27 मिलियन, आप कितने लेंगे 20 मिलियन। और अगर एग्जाम क्वेश्चन बता दिया जाए कि इस साल रिपेयर्स तो जीरो हुई है, रिपेयर्स का एक पैसे भी खर्च नहीं हुआ, तब भी आप 20 मिलियन लेंगे। एक तरह का आपको बेनिफिट दिया गया है कि आप रिपेयर अलाउंस 20% माइनस कर लें 1/5, उसका एक्चुअल एक्सपेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो हम इसको डीम्ड एक्सपेंस अलाउंस कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा नाम, तो ये तो आपको माइनस करना ही करना है उसका। अब आप आइए इंश्योरेंस, तो बिल्डिंग का इंश्योरेंस आमतौर पर कमर्शियल बिल्डिंग का लोग इंश्योरेंस करवा लेते हैं, ठीक है ना। तो उसका जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो एक्सपेंस होगा ओनर के लिए। उसके बाद प्रॉपर्टी रिलेटेड टैक्सेस, जिसमें ग्राउंड रेंट भी शामिल है। अच्छा देखिए, अब ये प्रॉपर्टी टैक्सेस कौन कौन से हो सकते हैं, आपको पता है कि कभी आपने अगर प्रॉपर्टी टैक्स का बिल देखा हो तो एक होता है प्रॉपर्टी टैक्स, एक होता है जनाब कैंटोनमेंट के इलाके में है तो कैंटोनमेंट टैक्स, एक होता है कंजर्वेंसी टैक्स, एक होता है फायर टैक्स। फायर टैक्स भी लेती है, तो गवर्नमेंट हर प्रॉपर्टी से फायर टैक्स भी लेती है। जैसी खुदा खासा आपकी बिल्डिंग में आग लग जाए, किसी की बिल्डिंग में आग लग जाए, तो फौरन ही 8 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड आती है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे ना पहले से। अब वो फायर ब्रिगेड तो आ जाएगी, उसमें पानी नहीं है तो पहले पानी भरें फिर आग बुझाएं। ऐसा हो चुका है कराची में, फायर ब्रिगेड पहुंची, पानी नहीं था उसमें, तो लोगों ने पहले उसमें पानी भरा, फिर उसने जली हुई बिल्डिंग पर पानी, जो बिल्डिंग जल चुकी थी उस पर पानी की छिड़काव किया। इसको कहते हैं कूलिंग सिस्टम, ठीक है ना। बहरहाल अब अच्छा, इसमें एक जिक्र है ग्राउंड रेंट का। अच्छा, ग्राउंड रेंट को कुछ ऑथर्स नहीं, कुछ टीचर्स नहीं मिस इंटरप्रेट किया, ठीक है ना। उन ग्राउंड रेंट का मतलब कि वो ओपन प्लॉट का रेंट, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, होता ये कि हमने आपको नोट लिख के दिया है, वो जरा इसको पढ़ेंगे। तो बात के साथ जो कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है ना, कमर्शियल रेंट होता है, उसके केस में जो आपकी लोकल अथॉरिटीज है ना, केडीए है, इस्लामाबाद है तो आईडीए है, लाहौर है तो एलडीए है, ठीक है। इस तरह की जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं वो उससे कुछ टैक्सेस लेते हैं, कुछ चार्जेस लेते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड रेंट भी प्रॉपर्टी टैक्स ही है। कभी अगर आप देखना चाहें तो आप गूगल पे जाएं, वहां टाइप करें प्रॉपर्टी टैक्स ग्राउंड रेंट इन इस्लामाबाद, तो आपको बता देंगे इस्लामाबाद के रेट क्या है कमर्शियल प्रॉपर्टी के। तो ये कोई ग्राउंड का रेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्डिंग
रेंट पे देंगे तो अलग है, और ग्राउंड रेंट ओपन प्लॉट देंगे तो रेंट अलग है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी टैक्स ही है, तो जितने प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं वो भी हम माइनस कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद डी और ई पढ़ लें, मार्कअप, इंटरेस्ट, ठीक है ना। अच्छा, इसमें यहाँ बरकरार आ रहा है मॉर्गेज चार्जेस का। तो बात ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमने बिल्डिंग लोन लेके बनाई हो, जब लोन लेके बनाते हैं तो उसको इंटरेस्ट पे करते हैं ना। अच्छा, और ये भी होता है कि हम बिल्डिंग जो है वो बैंक को मॉर्गेज करा देते हैं, तो मॉर्गेज के भी कुछ चार्जेस होते हैं, वो भी माइनस करेंगे इसमें से। अच्छा, इसी के से ई क्या है, हमने HDFC से लोन लिया हो तो उसको इंटरेस्ट नहीं कहते, शेयर ऑफ रेंट कहते हैं। तो बाकी साहब नाम आप कोई सा भी दें, अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो मार्कअप कह लें, इंटरेस्ट कह लें, प्रॉफिट कह लें, शेयर ऑफ रेंट इनकम कह दें, ठीक है, जो भी आप कहते हैं वो सब कुछ इंटरेस्ट एक्सपेंस के तौर पर आप माइनस करेंगे। अच्छा, उसके बाद अब है लीगल चार्जेस। ऑप्शन है गौर से, लीगल चार्जेस कौन से, टाइटल को डिफेंड करने के लिए, या कोई और ऐसा जो केस चल रहा हो कहाँ पर, कोर्ट में। अच्छा, किसी और ने आपके ऊपर केस फाइल कर दिया तो उसके लीगल चार्जेस हैं, या बात होता है कि रेंट की रिकवरी के लिए आपने केस फाइल किया है तो कोर्ट में केस चल रहा हो उसके लीगल चार्जेस। ठीक है। अच्छा देखिए, अब ये किसी ने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया, मैं उसका जरा क्वेश्चन आपको सबको शेयर कराता हूँ। देखिए क्वेश्चन ये है, सर का प्रॉपर्टी टैक्स टेनेंट पे करेंगे फिर भी डिडक्शन में ले सकते हैं। बिल्कुल, देखिए होगा ये कि चूंकि आपने उसको चार्जेबल रेंट में ऐड किया है, ठीक है ना, कि तो फिर आप उसे डिडक्शन के तौर पर भी लेंगे। अब आप कह सकते हैं ऊपर ऐड भी किया है, नीचे लेस भी करें तो फायदा क्या है, तो फायदा है कि सब जब चार्जेबल रेंट में ऐड होगा तो आपका 1/5 की फिगर बढ़ जाएगी, 1/5 रुपए की फिगर बढ़ेगी। तो अगर प्रॉपर्टी टैक्स 10 ने पे किया है तो आप उसे चार्जेबल रेंट में शामिल भी करेंगे और नीचे से डिडक्शन के तौर पर भी लेंगे, अगर कंपनी का केस है तो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ये एफ के बाद ये जो पैरा जी है ना, अच्छा इसका जरा बैकग्राउंड सुनिएगा। देखिए बात ये, एक तो है ए से लेके एफ तक, ये तो है स्पेसिफाइड एक्सपेंसेस। ओके। अच्छा, इसके अलावा भी आपके कुछ एक्सपेंस हो सकते हैं, तो फिर क्या किया उन्होंने, बाकी सारे एक्सपेंस उन्होंने कहा एक काम करो पैरा जी में ले लो और इस पर एक लिमिट है, तो ए से लेके एफ तक। अच्छा, एक अपना एक परसेंटेज फिक्स है 1/5, बी से लेके एफ तक कोई लिमिट नहीं है ना, जितने भी एक्सपेंस हैं, लेकिन जी में जो अदर एक्सपेंसेस आएंगे, ठीक है, उस पर एक मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है ना। अच्छा, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि वो एक्सपेंसेस हैं कौन, पहले मैं पढ़ूंगा। देखिए, एनी अदर एक्सपेंस नॉट एक्सीडिंग 6% ऑफ चार्जेबल रेंट, तो यहाँ ये ऑटोमेटिकली 6% नहीं है, एक्चुअल एक्सपेंस होने चाहिए, और फिर उसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, 6% ऑफ चार्जेबल रेंट। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एक्चुअल अदर एक्सपेंसेस और 6% ऑफ चार्जेबल रेंट विच एवर इज लोअर। यहाँ आप लिखना चाहे लिख लें कि एक्चुअल अदर एक्सपेंस, ये पहले जी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल अदर एक्सपेंस और 6% ऑफ चार्जेबल रेंट विच एवर इज लोअर। रिपीट करता हूं, एक्चुअल अदर एक्सपेंस और 6% ऑफ चार्जेबल रेंट विच एवर इज लोअर। अब ये अदर एक्सपेंस में क्या क्या आएंगे, इसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं इसको पढ़ना चाहूंगा। Any other expense paid or payable wholly and exclusively for the purpose of driving chargeable rent, including administration and collection charges। तो सबसे पहले उन्होंने जिक्र किया कलेक्शन चार्जेस का, बल्कि काम क्यों नहीं करते आप, रजिस्टर नेम और पैरा जी के हिसाब से आप लिखिएगा एग्जांपल्स ऑफ अदर एक्सपेंसेस, लिख लें इसको, मैं आपको लिखवाऊंगा इसको, क्योंकि इसमें इसके अलावा भी कुछ और चीजें आएंगी। ठीक है, ठीक है, एक तो आप लिख लें कलेक्शन चार्जेस। अच्छा, कलेक्शन चार्ज क्या होते हैं कि आपने किसी ब्रोकर को बोला, किसी बैंक को आपने कहा कि हमारा रेंट जरा कलेक्ट करके दे दें, हमारे अकाउंट में जमा करा दें, तो उसके आप कुछ कलेक्शन चार्जेस पे कर रहे हैं, वो अदर एक्सपेंस में आ जाएंगे। उसके बाद एडमिन एक्सपेंसेस क्या होते हैं सुनिए, डॉलमेन मॉल, उसका ओनर कौन है, डॉलमेन प्राइवेट लिमिटेड, तो उसके कितने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस होंगे, क्योंकि डॉलमेन प्राइवेट लिमिटेड का काम और कोई नहीं है, वो नॉर्मल बिजनेस नहीं करते, वो उनका काम ही है प्रॉपर्टी को मैनेज करना और
रेंट पे देना और रेंट कलेक्ट करना, तो उनके जितने एडमिन एक्सपेंसेस हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा आप कौन से एक्सपेंस हैं उसके लिए काम करें। अब हम वापस जाएंगे यहाँ पर और हम देखेंगे कि जो एक्सपेंसेस स्पेसिफाइड नहीं है वो अदर एक्सपेंस में आएंगे ना। तो सुना जरा, ये जो चार्जेबल रेंट का 1/5 है ये बिल्डिंग के केस में है। ओके, तो अब बिल्डिंग के केस में आप एक्चुअल रिपेयर्स को तो इग्नोर कर देंगे, 1/5 ले लेंगे। लेकिन ओपन प्लॉट अगर आपने रेंट पे दिया है, क्या उसमें कुछ रिपेयर मेंटेनेंस हो सकती है? हो सकती है। जैसे जब आपने प्लॉट परचेज किया, ओपन प्लॉट, और आपने किसी को कहा कि जी रेंट पे ले लें, या कोई कंपनी है उसके बराबर में कोई प्लॉट खाली था, आपने परचेज कर लिया, आपने कंपनी से बात की ना पार्किंग के लिए इस्तेमाल कर लो, तो जब आपने परचेज किया तो वो तो जनाब जमीन कुछ ऊपर नीचे थी, अच्छा कचरे का ढेर लगा हुआ था, एक पहाड़ था छोटा सा, तो आपने सारी सफाई कराई, रिपेयर मेंटेनेंस कराई, तो ओपन प्लॉट के केस में भी रिपेयर मेंटेनेंस हो सकता है। वहां पर 1/5 फिक्स नहीं है, तो वहां पर होगा एक्चुअल एक्सपेंसेस। लिखें इसको जरा आप। तो पहले आपने क्या लिखा? कलेक्शन चार्जेस। नीचे आपने लिखा एडमिन एक्सपेंसेस। उसके बाद आप लिखें एक्चुअल रिपेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ओपन प्लॉट ऑफ लैंड, एक्चुअल रिपेयर्स इन केस ऑफ ओपन प्लॉट। ओके, उसके बाद एक आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इंश्योरेंस बिल्डिंग का आप नहीं बताएगा, क्या ओपन प्लॉट का इंश्योरेंस हो सकता है? होता है। कब्जा पार्टी हो सकती है, ठीक। ओके, तो अगर तो यहाँ पे उन्होंने बिल्डिंग का जिक्र किया है, तो बात के साथ ओपन प्लॉट का जो इंश्योरेंस है वो भी अलाउबल है, लेकिन वो अदर एक्सपेंस में आएगा और उस पर लिमिट एप्लीकेबल होगी। बिल्डिंग का इंश्योरेंस है, बगैर लिमिट के एप्लीकेबल है। ओके, तो लिखिएगा इसको, इंश्योरेंस प्रीमियम इन रिस्पेक्ट ऑफ ओपन प्लॉट, इंश्योरेंस प्रीमियम इन रिस्पेक्ट ऑफ ओपन प्लॉट। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्सेस हर तरह का यहाँ आ गया, अदर एक्सपेंस में कोई नहीं आएगा। अच्छा, इंटरेस्ट हर तरह का आ गया, ये नहीं आएगा। अभी देखिएगा, सुनेगा, इसको पढ़ें। लीगल चार्जेस टू डिफेंड टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी और एनी सूट कनेक्टेड विद द बिल्डिंग इन अ कोर्ट। अब कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो वो लीगल चार्ज यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन लीगल चार्जेस क्या आउट ऑफ कोर्ट हो सकते हैं? यस। जैसे मैं था पर आप कोई बड़ी बिल्डिंग है तो आपने उसका रेंट एग्रीमेंट किसी एडवोकेट से बनवाया, अब एडवोकेट बिल भेजेगा लीगल चार्जेस के नाम से, तो वो कोर्ट में तो कोई केस नहीं चल रहा ना, तो वो किस में आ जाएगा? वो यहाँ जाएगा। तो लिखें जरा इसको, लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग रेंट एग्रीमेंट, लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग रेंट एग्रीमेंट। और उसमें भी हो सकता है आपको वैसी कंसल्टेंसी ले लेना था कोर्ट, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में क्या है कि रेंट एग्रीमेंट की ड्राफ्टिंग ले। नहीं, अगर कोर्ट में केस चल रहा है वो भी अलाउबल एक्सपेंडिचर है, रेंट एग्रीमेंट बनवाए वो भी अलाउबल है। फर्क क्या है? लीगल चार्जेस आ रहा है एफ में, इस पे लिमिट कोई नहीं है। रेंट एग्रीमेंट बनवाने के लिए जो चार्जेस हैं वो किस में आ जाएंगे? पैरा नंबर डी में, उस पर लिमिट एप्लीकेबल होगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा ही काम करें, नोट पढ़ लें। तो जो डेप्रिसिएशन है वो पैरा जी में भी नहीं आएगा। तो बाकी के साथ रेंटल इनकम के अगेंस्ट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई डेप्रिसिएशन आप बिल्डिंग का चार्ज नहीं कर सकते। हाँ, बिल्डिंग आप उसे अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं ना। अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। यहाँ तक हमने डिस्कशन कर लिया कि हमारे अलाउबल एक्सपेंसेस क्या होंगे। अच्छा, इसके अलावा आप एक और केस देखिएगा ये। अच्छा, इसको जरा इसका बैकग्राउंड सुनिएगा। देखिए, आपने अकाउंट बनाए होंगे ना। अच्छा, अभी इसको पढ़ना नहीं है। देखिए, आपने अकाउंट बनाए होंगे, तो एक्रूअल का मतलब क्या होता है? वो इनकम जो आपने रिसीव कर ली वो भी टैक्सेबल है, और वो इनकम जो आपने रिसीव नहीं की वो भी टैक्सेबल है। तो टैक्सेबल तो कर दिया आपने, अकाउंट सेल्स में ले लिया उसको। अच्छा, अब सेल्स का कुछ पैसा ना मिले तो आप उसे क्या कहते हैं? बेड डेट्स। पार्टी भाग गई पैसा लेकर के, तो आप उसको बेड डेट्स एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं ना। ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर भी कंसेप्ट है, तो जिसको हम बिजनेस इनकम में कहते हैं बेड डेट्स एक्सपेंस, यहाँ हम उसे कहते हैं अनपेड रेंट।
ठीक है। अच्छा, बेडरेस्ट एक्सपेंस क्लेम करने की कंडीशन अलग है। यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि पहली बात तो ये क्या था, रेंट ड्यू हो गया, आप चार्ज रेंट में शामिल कर देंगे। अब बाद में अगर ये ऐसा हो कि टेनेंट ने रेंट पे नहीं किया, तो आप उसे बेडरेस्ट की तरीके से रिकॉर्ड करें, एक्सपेंस रिकॉर्ड करें उसको। तो अभी जो अनपेड रेंट है, ये एक्सपेंस रिकॉर्ड करने के लिए जरूरी है कि ये 5 कंडीशन आप फुलफिल करें। अच्छा, और सेकंड लास्ट में क्या लिखा हुआ है, फोर्थ के आखिर में एंड, इसका मतलब क्या हुआ कि पांचों की 5 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई तो फिर आप अनपेड रेंट एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं कर सकोगे। ठीक है ना। जो 5 कंडीशंस हैं, इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ये 5 कंडीशन पढ़ते हैं क्या क्या हैं, तो मैं इसको पढ़ना चाहूंगा। अनपेड रेंट कंसिडर्ड एज इरिकवरेबल, ये चांसेस खत्म हो गए, बेड डेट्स हो गए एक तरह से, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। अच्छा, पहला क्या है, टेनेंसी वाज बोनाफाइड, यानी कि जेन्युइन टेनेंसी होनी चाहिए। अच्छा, अब जेन्युइन टेनेंसी किसे कहते हैं, बोनाफाइड किसे कहते हैं, आसान है भाई। अगर मैं कंपनी हूँ और आप टेनेंट हैं, तो भी एक रेंट एग्रीमेंट हो, टेनेंट का आईडी कार्ड वगैरह की कॉपी हमारे पास हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं बोनाफाइड, जेन्युइन टेनेंसी हो, क्योंकि अच्छा ना, गुड फेथ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब दूसरा देखिए पड़ेगा, द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वेकेट द प्रॉपर्टी। तो देखिए बात ये कि यहाँ पर आप मेरे टेनेंट थे, कुछ रेंट पे किया, कुछ नहीं पे किया आपने, तो अब ऐसे में ये जरूरी है कि आपने प्रॉपर्टी खाली कर दी हो। ठीक है ना। तो बोनाफाइड क्या होता है, इसका गुड फेथ, गुड फेथ का मतलब बेसिकली हुआ कि हमारे पास कोई एविडेंस होना चाहिए ना, ये टेनेंसी वाकई में थी। तो उसके लिए क्या होगा, एक टेनेंसी एग्रीमेंट हो। अच्छा, टेनेंट अगर कोई इंडिविजुअल था तो उसका एनएससी का नंबर होना चाहिए हमारे पास, उसकी कॉपी होनी चाहिए। अगर टेनेंसी कोई कंपनी है तो कंपनी का नाम हो, उसका रजिस्टर ऑफिस क्या है वो हमें पता हो। ठीक है, ओके। तो इसको हम कहते हैं बोनाफाइड। तो ये बोनाफाइड तो होती है हमको, इसका मसला नहीं है। मसला नंबर 2 में है, वो क्या है, टेनेंट आप मेरे थे, आपने प्रॉपर्टी वेकेट कर दी। अच्छा, आपको पता है प्रैक्टिकली क्या होता है, अगर हमारा टेनेंट छोड़ के चला गया और उसने कुछ रेंट पे नहीं किया, तो अब उसके रिकवरी के चांसेस तो खत्म हो गए ना। अच्छा, एक और चीज सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए, अगर हमने आपसे 3 लाख रुपए डिपॉजिट लिया था, रेंट बाकी था 2.5 लाख रुपए, हमने एडजस्ट करके 50,000 रुपये आपको दे दिए, तो ये अनपेड रेंट नहीं रहा ना, ये तो हम पहले पैसे ले चुके थे, उसमें से एडजस्ट कर लिया, तो डिपॉजिट भी खत्म हो गया था। तो अगर डिपॉजिट था 3 लाख रुपए, रेंट बाकी था 7 लाख रुपए, तो फिर 4 लाख रुपए जो है वो अनपेड रेंट कहलाएगा। ओके। अच्छा, या फिर आगे का लिखा, और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वेकेट द प्रॉपर्टी, यानी हमने आपको लीगल नोटिस दे दिया था, या तो प्रॉपर्टी अपना खाली कर दी, या हमने आपको लीगल नोटिस दे दिया कि आप प्रॉपर्टी खाली करो। अच्छा, इससे क्या पता चला कि ये अनपेड रेंट कब होगा, जब हमारे और आपके बीच में बड़ा सीरियस किसी का डिस्प्यूट, देखे ना, लीगल नोटिस कब देते हैं, जब बहुत ही सीरियस किसी में डिस्प्यूट होता है, ऐसा डिस्प्यूट जिसमें लोकल लैंग्वेज इस्तेमाल हो चुकी है, हाथ एक दूसरे की गिरेबान तक पहुंच चुका है। ठीक है ना। अच्छा ना, एक दूसरे को थप्पड़ मार चुके हैं, आजकल से थप्पड़ कोई नहीं मारता, थप्पड़ मारो सामने वाले को कोरोना है तो मसला हो गया। अच्छा ना, अब उसके बाद तो सुने गौर से, अगर नॉर्मल सिचुएशन है, ठीक है ना, आपने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर जी कुछ थोड़े से मसले हैं, हम रेंट बाद में पे कर देंगे, हमने कहा ठीक है बाद में पे कर देंगे, ये अनपेड रेंट नहीं है। अनपेड रेंट कब है, जब सीरियस किसी में डिस्प्यूट हो, प्रॉपर्टी आपने खाली कर दी, या हमने आपको लीगल नोटिस दे दिया। अच्छा, नंबर तीसरा पढ़ें जरा, डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन है जरा, मेरे पास 2 प्रॉपर्टीज हैं, एक है मच्छर कॉलोनी में, एक है खामोश कॉलोनी में। ओके, ये दोनों कराची के एरियाज हैं। अच्छा, अब ऐसे में चलिए मुझे बताइएगा आप लोग, मच्छर कॉलोनी कौन में जा चुका है, कराची में आप रहते हैं ना, तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मच्छर कॉलोनी देखी है अंदर जा करके, वहां जा चुके हैं। अच्छा, मैं जा चुका हूँ, ठीक है। चलें बताइए कहाँ पर है ये,
मत्स्य कॉलोनी कहाँ पर है? चलें, एक बंदा जा चुका है। चलें, कोई दूसरा बताएगा कि ये कहाँ पर है? अच्छा ना, ये नियर आईसी पुल, देखिए ये है लियारी के सामने वाला इलाका है, ठीक है। हम वहां जा चुके हैं। अच्छा, और काफी लोग जा चुके हैं, इसलिए कि उस इलाके में एक इंस्टीट्यूशन है, टीसीएफ, द सिटीजन फाउंडेशन, उसने वहाँ पे स्कूल खुले हुए हैं। तो लोग वहां जाके पढ़ा रहे होते हैं गरीब बच्चों को। ओके, बहरहाल जा। तो अब हम बात करते हैं कि हमारी दो प्रॉपर्टीज हैं, एक है मच्छर कॉलोनी और एक है खामोश कॉलोनी। अच्छा, दोनों क्या टेनेंट थे? आपने खामोश कॉलोनी की प्रॉपर्टी खामोशी से खाली कर दी, लेकिन मच्छर कॉलोनी की प्रॉपर्टी अभी तक आपके पास है, आप उसके टेनेंट हैं, तो फिर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। या तो आप दोनों प्रॉपर्टी खाली कर दें, या दोनों के लिए हमने आपको लीगल नोटिस दे दिया हो। अच्छा, उसका नंबर 4, लीगल प्रोसीडिंग हैज बीन इनिशिएटेड टू रिकवर अनपेड रेंट, कि हमने अनपेड रेंट की रिकवरी के लिए क्या केस फाइल किया है। अगर केस फाइल किया है तो उसके डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने पड़ेंगे एफबीआर को, कमिश्नर को। ओके, या फिर हम ये करें कि अगर लीगल केस फाइल नहीं किया तो फिर आगे लिखा है और देयर आर रीजनल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट द लीगल प्रोसीडिंग वुड बी यूजलेस। तो सुनिए जरा, वो कौन सा केस हो सकता है कि लीगल प्रोसीडिंग फाइल करना यूजलेस हो? पर पाकिस्तान में वैसे ही यूजलेस होता है, मिलने मिलाना कुछ नहीं है। लेकिन हमारा बैकग्राउंड क्या हो सकता है? सुनिए जरा, हमारा टेनेंट था कोई कंपनी, उसने हमें अच्छी खासी बड़ी अमाउंट पेमेंट नहीं की है, लेकिन हम केस फाइल नहीं कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि वो लॉसेस के बाद ऑलरेडी वाइंडिंग अप में जा चुकी है, तो उससे हमें तो वैसे भी कुछ नहीं मिलना। तो ऐसे में एक और केस फाइल करना बेकार होगा, ठीक है ना। या ये कि हमारा टेनेंट कोई इंडिविजुअल था, उसकी डेथ हो गई, उसके दो बच्चे, बच्चे दो या छह, पाकिस्तान, दोनों बाहर थे, पाकिस्तान आए, सारा पैसा समेटा और बाहर चले गए। ओके, तो हम केस किसके ऊपर फाइल करेंगे? यूजलेस है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि रेंट हमारे पास है 2 लाख रुपए, जैसे 2-2.5 लाख रुपए किसी के अमाउंट बाकी हो, तो आप हाई कोर्ट में अपील फाइल करोगे क्या? इससे तो आपका लीगल खर्चा हो जाएगा, ठीक है। और नंबर 4 पढ़िएगा, अनपेड रेंट वॉज प्रीवियसली चार्जेबल टैक्स। तो सुने जरा, बेड डेट्स के लिए जरूरी है कि पहले आप सेल्स रिकॉर्ड करें। ये नहीं हो सकता कि आप सेल्स में से भी गायब कर दें और बेड डेट्स भी रिकॉर्ड कर लें। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर भी है। अब जरा गौर सुनिएगा, ये प्रीवियसली से कुछ टीचर ये समझे कि साहब ये प्रीवियस ईयर है, नहीं इस साल का, तो अगर रेंट है तो इस साल आप बेड डेट्स रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। यहाँ प्रीवियस ईयर मतलब क्या हुआ कि अनपेड रेंट बाद में क्लेम करोगे, क्या पहले आपने उसको चार्ज रेंट में शामिल किया है? यस, तो ये इस साल का भी हो सकता है और पिछले सालों का भी हो सकता है। बेड डेट्स आप पिछले साल की सेल भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और इस साल की सेल भी आप बेड डेट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ प्रीवियस ईयर नहीं है, प्रीवियसली में और प्रीवियस ईयर में फर्क है, ठीक है। चलें, तो ये अच्छा, अब ये पांचों की पांचों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कभी अगर आ जाए अनपेड रेंट, तो हम नोट लिख देंगे कि ऑल द कंडीशंस आर अज्यूम्ड टू हैव बीन फुलफिल्ड। ऑल द कंडीशंस हम अज्यूम करें कि फुलफिल हो चुकी हैं। हाँ, इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। ओके, चलें, अब टाइम अच्छा सा हो गया है, तो आखिर में एक और पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, देखिए पॉइंट नंबर 5 क्या है कि अनपेड रेंट वाज प्रीवियसली चार्जेबल टैक्स, यानी कि आपने रेंट है ना, तो क्या आपने उसको चार्ज रेंट में शामिल किया था? ये जरूरी है। तो फर्स्ट करें, अगर किसी ने चार्ज रेंट में शामिल नहीं किया है तो वो अनपेड रेंट क्लेम नहीं कर सकता। जैसे आप पहले सेल रिकॉर्ड करते हैं, बाद में बेड डेट्स रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसी से पहले वो चार्ज रेंट में शामिल होना चाहिए, उसके बाद आप अनपेड रेंट की बात करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप एक कंसेप्ट मुझे आप बताइएगा, ताकि अगली लाइन आपके साथ डिस्कस कर सकें। सुनिए जरा, अकाउंट्स में आपने बेड डेट्स रिकॉर्ड किया, एक्सपेंस, पहले सेल रिकॉर्ड किया, बाद में बेड डेट्स एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। अच्छा, बाद में कभी बेड डेट्स रिकवर हो सकता है? आपने कहा पैसा मिलना नहीं, आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, ये बाद में कभी पैसा मिल जाए, हो सकता है ना। ओके, तो अब बताइए, बेड डेट्स जो रिकवर्ड होता है, ओके, बेड जो रिकवर्ड होता है, उससे आप इनकम में कैसे रिकॉर्ड, मतलब अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करते हैं?
अगर अकाउंट्स में बैड डेट्स रिकवर हो जाए तो आप उसे इनकम रिकॉर्ड करते हैं ना, अदर इनकम। तो बिल्कुल सही से यहाँ पर भी अगर बैड डेट्स अनपेड रेंट आपने चार्ज कर लिया, अब बाद में रिकवर हो जाए तो क्या करेंगे आप इसको, ये पढ़ें जरा आप इसको। ये देखिए नंबर 5 के लिए किसने कहा, दोबारा जरा डिस्कस कर ले। देखिए नंबर 5 को खास पॉइंट नहीं इस बैच की, उन्होंने कहा अनपेड रेंट बाद में रिकॉर्ड करोगे, पहले उसको चार्जेबल रेंट में शामिल करें। तो आप शामिल कर चुके हैं असल में। ये कंडीशन ये है कि अगर किसी ने चार्ज, कोई ये नहीं कर सकता कि चार्जेबल रेंट में भी शामिल ना करे और उसको अनपेड रेंट भी रिकॉर्ड कर ले। जैसे अगर अकाउंट्स में कोई ये करे सेल रिकॉर्ड ना करे और बैड डेट्स रिकॉर्ड कर ले, क्या सही होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर भी कंडीशन है। अच्छा अब सुनेगा, अगर अनपेड रेंट आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया और बाद में वो रिकवर हो जाए तो आपकी इनकम हो जाएगी। लेकिन और सोचने का, इसको आप चार्जेबल रेंट में शामिल नहीं करेंगे, इसका 1/5 से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप नीचे उसको प्रॉपर्टी इनकम में ऐड कर लेंगे। ठीक है ना, आप इसको प्रॉपर्टी इनकम में आप इसको ऐड कर लें अलग से, सेपरेट आइटम के तौर पर। चलें तो आज के लिए इतना काफी है। तो नेक्स्ट क्लास में चांसेस हैं कि हम प्रॉपर्टी इनकम को मुकम्मल कर लेंगे। अच्छा उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8। अच्छा चैप्टर नंबर जो 7 है उसकी वीडियोस इंशाल्लाह जब मुकम्मल हो जाएगा तो फिर हम उसको अपलोड कर देंगे किसके ऊपर, गूगल ड्राइव के ऊपर। ठीक है। देखिए सुनिए, ये जो किसी ने क्वेश्चन किया है, ओके वो ये है कि अगर अनपेड रेंट है, अच्छा हमने उससे डिपॉजिट से एडजस्ट कर लिया। तो डिपॉजिट लेते इसीलिए कि जब आप प्रॉपर्टी खाली कर रहे होंगे तो अगर कुछ रेंट बाकी होगा तो हम एडजस्ट करके आपको पेमेंट कर देंगे। तो अगर मिसाल के तौर पर 3 लाख रुपए मेरे पास आपका डिपॉजिट था, अच्छा आपने लेट से 2.5 लाख रुपए रेंट बाकी था, तो क्या मैं आपको 3 लाख रुपए डिपॉजिट वापस कर दूंगा? नहीं करूंगा ना, मैं 2.5 लाख एडजस्ट करके 50,000 आपको वापस कर दूंगा। तो इसका मतलब हुआ कि 2.5 लाख रुपए अनपेड नहीं रहा, जो मेरे पास आपका एडवांस था, डिपॉजिट था, उसके अगेंस्ट हमने एडजस्ट कर लिया। ठीक है ओके। तो है वो अनएडजस्टेबल एडवांस, क्योंकि जो एडजस्टेबल एडवांस वो तो पहले एडजस्ट हो गया, खत्म हो गया। लेकिन जो हमने 3 लाख रुपए आपसे डिपॉजिट लिया था जो एडजस्टेबल नहीं था, लेकिन एडजस्टेबल का मतलब क्या होता है बेसिकली कि शुरू में एडजस्टेबल नहीं था। अच्छा प्रॉपर्टी छोड़ते हुए अगर आपका कुछ रंट बाकी है उसमें से एडजस्ट करेंगे ना, क्योंकि हमने लिया इसीलिए था। ओके। अच्छा उसके बाद आप सेल्स टैक्स लेक्चर का एक्सेस अभी तक नहीं मिला तो जरा एक काम करें, आप वहाज रहमानी का नंबर नोट कर लें, उनको आप जरा व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अगर किसी को एक्सेस नहीं मिला है तो बेसिकली गूगल ड्राइव का एक्सेस या सेल्स टैक्स का एक्सेस काफी लोगों को मिल चुका होगा, फिर भी आप एक काम करें, नंबर नोट कर लें वहाज रहमानी, इसको आप डायरेक्टली इनसे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इनका नंबर है 0345 26 22266। ठीक है, तो इनका नंबर जो है आ, मैं अगर यहाँ पर टाइप कर दूं, तब पहले भी शायद किया था मैंने, 0345 26 22266। अच्छा ये जो आंसर है ये हर एक हो जाएगा नहीं? अच्छा वहां से आपको टेक्स्ट किया था, उन्होंने सीन भी नहीं किया अभी तक। चले मैं उनको मैसेज कर दूंगा कि अगर कोई आए तो उसको जरा थोड़ा सा अटेंड कर लें। ठीक है, या मुझे व्हाट्सअप कर दें अपना ईमेल एड्रेस जो भी है, देख लेते हैं। तो स्लाइड पे लिख दें। अच्छा चले मैं स्लाइड पे लिख देता हूँ, जस्ट अ मिनट। यहाँ हमने वाच का नाम लिख देना है, जस्ट अ मिनट। ओके 0345 जस्ट अ मिनट, एक मिनट एक मिनट जरा।
262266। ये है मिस्टर वहाज, इनको भी आप कर सकते हैं। और अगर कोई मसला है तो आप मुझे भी मेरा व्हाट्सएप नंबर तो आपके पास है, ठीक है, उससे भी आप कर सकते हैं। तो फिर इसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।